नेहा सिंह राठौड़ की मीडिया वालों से क्या दुश्मनी? मीडिया जो है शुभांकर जी, हाँ, जा करके अंबानी के घर पे हाथी की खिचड़ी खाएगा तो मैं क्या बोलूं। मीडिया के लोगों को प्रधानमंत्री जी से सवाल करना सीखना चाहिए बिना डरे, न कि जी सर ठीक है। बूढ़े बुजुर्ग आदमी है, प्रणाम भी होना चाहिए। टीवी एंकर से आपको विशेष मोहब्बत नहीं, मुझे लगता है कि नेहा कि सिंह राठौड़ खोजती कि कौन सा मिल गया, आज ये मिल गया, बस चलो, अरे, बस अब तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो। ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। मेरे पुराने चैनल के एक साथी थे, मेरे सईद अंसारी जी, उन्होंने कुछ आपसे पूछा, नेहा सिंह राठौड़ खड़ी हो गई, पब्लिक ने कहा जी बताओ 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 क्या घटना हो गई। चलो बीजेपी से टिकट मिला, हाँ, 2-4 शर्तों के साथ जरूर, क्यों नहीं। बीजेपी कांग्रेस में क्या डिफरेंस है? मैं अब आप पॉलिटिक्स से इतना करीब हो, इतना नहीं, सा। मैं काम ऐसा हो सकता है कि किसी भी एक दिन खबर आ जाए, मैं ही वीडियो बना रहा हूँ कि आज नेहा सिंह राठौड़ यहाँ से टिकट पाई, यहाँ चुनाव लड़ने वाली है। देखिए लोग तो इस पे भी मजाक उड़ा लेंगे, पानी पीने लगी नेहा। अरे प्यास लगती है तो लोग पानी पीते हैं। अरे ऐसा ही एक इंटरव्यू वायरल होता है मोदी जी का, पानी पी, देखिए पानी गिर भी गया। हाँ, मैं ये समझ भी वायरल हो जाएगा कि नेहा पानी पीने लगी। ओहो, खैर ठीक मैं है। समझ गई। अगर मान लो नरेंद्र मोदी का एक विकल्प देखना तो आपकी नजर में किस आइडियोलॉजिकल पार्टी को आपको लगता है कि आप उसे ज्यादा करीब पाते हो? कि मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। अभी मेरे बारे में पता है गांव में क्या खबरें चल रही है? मनोज तिवारी से झगड़ा कर ले भैया। काहे ना सोचे आदमी, आपका ट्विटर खोलते हैं 15-20 ट्वीट देखेंगे, उसमें सब एक तरफा तीर पे तीर मारे जा रहे हो। एक दिन रवि किशन को ऐसा लगता है कि सवेरे उठेंगे ये निशाना मनोज जी पे, ये रवि जी पे। मनोज जी आपको ब्लॉक किया नहीं ब्लॉक किया? मनोज जी ने नहीं ब्लॉक किया है, रवि जी ने ब्लॉक किया है। ये सब एक ही थाली के हैं। मनोज तिवारी जी एक गाना गाते हैं, बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहानी की गौवे में नौवा लिखावा औरी पढ़ावा। और ये तो सिर्फ एक गाना है, बहुत से गाने हैं। हाफ पैंट पहन के घूमे ली, बेबी बियर पी के नाचे लगली, फटाफट खोल के दिखाओ शहर के तितली। अखिलेश यादव ने मनोज तिवारी को पहली बार टिकट दिया था, वो हार गए थे। क्या उस वक्त आपके पैमाने के हिसाब से अखिलेश यादव का फैसला गलत था और अखिलेश यादव को भी इसके लिए माफी मांगनी चाहिए? अरविंद केजरीवाल जी भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जो सीएम पद पर रहते हुए जेल गए। आपका इस पर क्या कहना था? जेल जाने के लिए प्रॉपर आपका अपराध जो है वो साबित भी होना चाहिए कि आपने क्या अपराध किया है। ये मानते हो आप? मतलब जेल तभी तो आदमी जाएगा। चलिए नहीं, आजकल आप बहुत ट्वीट कर रहे हो ना कि ऐसे लोग को जेल भेज दिया जा रहा है। मोदी जी हिटलर है? लव मैरिज हुआ था। हाँ, लव मैरिज हुआ था। तो ये गरम दल और नरम दल कैसे मिल गई? माई बाबूजी को नहीं पता था? अब माई बाबू को बता के कौन प्रेम करता है? शुभांकर जी गजबे बतिया रहे हैं आप। यहाँ ने कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास दिव्य कीर्ति के नाम पर एक स्टंट खेल दिया और सोचा इसे कैपिटलाइज कर लेते हैं, पॉपुलैरिटी और मिल जाए। नेहा सिंह राठौड़ को गुस्सा बहुत आता है? नहीं, अभी हम देखिए गाड़ी वाला ठोक दिया, आप उस पर चढ़ बैठी। अब लोग कहते हैं अब नेहा साड़ी में उतना नजर नहीं आती है। नेहा घूमती शर्ट पहन के हैं, वीडियो बनाना होता है तो साड़ी में आते एकदम देसी महिला बन के। अगली बार जब हम मिलेंगे तो माननीय बन के मिलेंगे या लोक गायिका से मुलाकात जनता तय करेगी महाराज। किसी इंसान ने कमाल की बात कही है कि हर चेहरे में होते हैं कई सारे चेहरे। अगर उन चेहरों को पढ़ना है तो चेहरे की किताब के पन्नों को आप पलटते जाइए, आपको हर इंसान में कई सारे शेड्स नजर आएंगे। आज मेरी मेहमान जो हैं उनके भी कई सारी पहचान है, कई सारे उनके अंदाज है जिसको लोग पसंद करते हैं। कोई उन्हें लोक गायिका कहता है, कोई उन्हें कवित्री मानता है, कोई कहता है कि यार बिहार की एक दिलेर लड़की है जो डरती वरती नहीं है, सबसे भिड़ जाती है। मौजूदा दौर में कई लोग उन पर आरोप भी लगाते हैं, कहते हैं कि भाई सरकार विरोधी महिला है, बीजेपी के मोदी जी के एकदम पीछे पड़ी है, मनोज तिवारी और बाकी सांसदों के एकदम पीछे, जिसको देसी भाषा में कहें तो एकदम लपटिया गई है। कई लोग कह रहे हैं कि भावी सांसद भी है। अच्छा, कौन है नेहा सिंह राठौड़, जरा बताइए हमें, क्योंकि बड़ी पहचान हो गई है। पहले तो था कि भाई एक कवित्री हैं, बेबाकी से बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने शब्दों में बताएं दर्शकों को, नेहा सिंह राठौड़ कौन है? नेहा सिंह राठौर एक भोजपुरी लोक गायिका हैं जो जनहित के मुद्दे अपने भोजपुरी में लोक गीत के माध्यम से उठाती हैं। बेरोजगारी के गीत गाती हैं, महंगाई के गीत गाती हूँ, किसानों के गीत गाती हूँ, मजदूरों के गीत गाती हूँ, महिलाओं के गीत गाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं एक लोक गायिका हूँ। लोक गायिका है, माननीय भी बनने वाली हैं? अरे
ये बड़ी मैं चर्चा चल रही है आजकल, ये मैं सोशल मीडिया पे एकदम भरा पड़ा है। और पहले तो आप बड़ी बेबाकिस कहती भी थी, हुँ, अब आप धीरे से मुस्कुरा कह देती हैं हुँ। कि अब हम थोड़ी ना तय करेंगे, आएगा तो देखेंगे। नहीं, अभी भी मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं माननीय बनूँगी या नहीं बनूँगी, ये मैं थोड़ी तय तय करूँगी महाराज। अच्छा, मनोज तिवारी से क्या रिश्ता? हम आपकी ट्विटर प्रोफाइल चेक कर रहे थे, हुँ, हुँ। भरा पड़ा था। हुँ, हुँ, हुँ। तो ये चलिए अब शुरू से शुरू करते हैं हम लोग। हुँ, हुँ, हुँ। ये लोक गायिका बनने कहा है, क्योंकि आमतौर पर लड़के जब यूपी बिहार में निकलते हैं तो कहता, हम लोग तो मिडिल क्लास फैमिली के हैं, हुँ, हुँ, तो ये होता है डॉक्टर बनेंगे, हुँ, इंजीनियर बनेंगे, या हमारे यहाँ टीचर बनते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। आपके अंदर ये वाला कहाँ से आया कि हमको लोक गायिका बनना है, या हमको लिखना है, या हमको ऐसे करना है? मुझे लगता है कि ऐसा कुछ बचपन से ऐसा मुझे नहीं था कि जैसे आपको था कि आपको बीटेक करना है, आपने बीटेक किया ना, वो हुआ। भी हम पापा के कहने अच्छा, पे। पापा के कहने पे हाँ। किया। मेरा भी ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे लोक गायिका बन जाना है। 2018 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद किस चीज में पढ़ाई की आपने ग्रेजुएशन? बीएससी किया हुआ है मैंने पीसीएम से। तो मुझे बाद में लगा कि मुझे ये नहीं पढ़ना चाहिए था। बहुत अच्छा नहीं लगा या फिर बहुत मजा नहीं आ रहा था? मज़ा नहीं आ रहा था। जैसे-तैसे करके पास तो होना ही था, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मैं कोलकाता चली गई कि मुझे म्यूज़िक सीखना है। म्यूज़िक सीखने को लेकर के ये हो गया कि जो मेरे गुरुजी थे, वो प्रॉपर बंगाली थे। तो बंगाली बच्चों को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे, मुझे कम, क्योंकि अब मैं कहती थी मुझे भोजपुरी का लोकगीत सीखना है, मुझे हारमोनियम सिखा दीजिए और ये सारी चीज़ें। बात बन नहीं पाई क्योंकि एक तो पहले वो बंगाली थे। अच्छा, ये सब कहना नहीं चाहिए मेरे ख़्याल से, लेकिन वो बाल बड़ा-बड़ा रखते थे। हाँ। तो मुझे बहुत, अब मैं बिहार से आती हूँ, लड़का कोई बाल बढ़ाया हुआ है तो मुझे बड़ी देख के उनको हँसी आती थी। तो फिर दूसरी चीज़ ये थी कि भाषा का बड़ा मतलब अंतर जितने था। बड़े बाल आपके अभी, इससे ज्यादा बड़ा उनका रहा। काफ़ी बड़ा था, चोटी-वोटी भी गोल-गोल बनाते थे। मैंने पहली बार किसी लड़के को या किसी पुरुष को बड़े बाल में देखा तो मुझे बहुत अजीब लगता था ये क्या है चीज़ ये? लेकिन वो बन नहीं पाया गुरु शिष्य वाला। वो बंगाली बच्चों को ज़्यादा प्राथमिकता देते थे। वो मुझे समझ भी नहीं पाते थे कि ये करना क्या चाहते हैं। हालाँकि वो बताते थे कि बेटा म्यूज़िक की कोई भाषा नहीं होती है, पर बात बन नहीं पाई। एक दिन ऐसे ही सारेगामापा ऐसे आलाप लिया, हम हँस दिए ज़ोर से। उनको बड़ी तेज़ हँसी आ गई। फिर मुझे लगा कि ये नहीं सीख पाऊँगी, क्योंकि कोई भी, इससे पहले भी मैं बाल भवन में इलाहाबाद में जब मैं छोटी सी थी तो मैंने सीखने की कोशिश की थी, तो दीप्ति मैम थी। जैसे ही कोई ये सरगम का आलाप लेता, मेरी हँसी ही नहीं रुकती। मुझे लगता ये क्या है? फिर लगा कि नहीं हो पाएगा, तो सर ने मेरे को बाहर कर दिया। फिर मैं वहाँ से गाँव चली आई। तो भाई-वाई को भी लगा कि तुम करने वाली कुछ भी नहीं हो, तुमको हर चीज़ में पढ़ाई तुमको नहीं करनी है, गाना तुमको, उसके लिए भी तुम गई पूरा धूम-धाम से कि कोलकाता जा रही हूँ, सीख कर के आऊँगी। वहाँ पर भी बात नहीं बनी, तो फिर मुझे लगा कि मुझे अब पता नहीं लगा जैसा कुछ नहीं। अब उसके बाद घर में था कि बीएड कर लो, बीएड मुझे करना नहीं था। एक दिन एक गीत लिखा मैंने, सच में। क्या सोच के? एक रोड है हमारे यहाँ और स्वच्छ भारत मिशन बड़ा जोर-शोर पे था। एक रोड है, आप गाँव देहात में तो अरे अब हमारा भी घर गाँव भाई, गोंडा के बाप है ना, दादा हमारे वहीं पैदा हुए हैं, वही गन्ना पैदा किसान हमारे बाप दादा। वैसा ही तो एक रोड है, बड़ा गंदा रहता है। जिनके घर में शौचालय है वो भी जाकर के वहीं पे सुबह-सुबह आप देखेंगे एकदम हाँ, भोरे-भोरे हाँ। लोटा ले करके। मुझे लगा बड़ा गंदा रोड है महाराज। मैं अगर कुछ कर सकती हूँ, लोगों में जागरूकता फैला सकती हूँ कि भई जिनके घर में शौचालय है, कम से कम वो तो शौचालय यूज़ करें। तो मैंने एक गीत लिखा कि हमरा प्रेम के निशानी दिखाई द पिया, शौचालय बनाई द पिया ना। ये कौन साली कहानी है? 2018 के बाद से ही है और पहला गीत मैंने यही गीत लिखा था स्वच्छ भारत मिशन के 2 ऊपर। लाइन सुनाई ना हमसे। हो हमरा प्रेम के निशानी दिखाई द पिया, शौचालय बनाई द पिया ना। हो छोटकी भौजी बाड़ी कनिया, ननदी भैली रे सयनिया, बेटी बहिन के लजिया बचाई द पिया, शौचालय बनाई द पिया ना। वो काफी लंबा गीत है। जबरदस्त, जबरदस्त। थैंक यू। तो वो गीत मैंने लिखा। तो आप, हमको लग रहा है आप ही की बात तो नहीं मान लिए मोदी जी की, पूरे देश से बनवा दिए मुझे लगता शौचालय। नहीं अरे महाराज, हर घर शौचालय। नहीं उनका मिशन चल ही रहा था, तो उसी मिशन को एक अपना साथ देना, अपना मतलब समर्थन देना। कहीं तो ऐसा है कि मोदी जी और नेहा सिंह राठौड़ साथ साथ हैं। अरे महाराज, ऐसा मोदी जी से मेरी कोई दुश्मनी कभी नहीं रही है, न है। पर हाँ, मुझे लगता है कि अगर देश में बेरोजगारी है तो मैं बेरोजगारी के गीत गाऊंगी। अगर स्वच्छ भारत मिशन जैसी चीजों को मुझे लगता है प्रमोट करना चाहिए तो मैं करूंगी। ये वाला काम बढ़िया किए मोदी जी फिर, मैंने गीत गाया तो शौचालय वाला। हाँ, शौचालय वाला गीत गाया, पहला गीत वही लिखा था।
एक जगह तो आप तारीफ कर रही है। नहीं, उसके बाद भी जब लॉकडाउन लगा तो मैं गाना गा गा करके बता रही थी कि अरे मोदी जी कहले ओने एने ओने नहीं जाना, घर ही बैठ देशभक्ति निभाना। तो बट चलो एक सवाल मैं पूछ लेता हूँ शौचालय से, क्योंकि आपने शौचालय से गीत बनाया। कई बार इस चीज को लेके बड़े हल्के में लोग तंज कस देते हैं कि ये वो बना, जैसे आप बेरोजगारी की बात करते हो, महंगाई की बात करते हो, कई ऐसे मुद्दे जिन पर लंबी बहस होनी चाहिए और वो जरूरी भी है स्वस्थ लोकतंत्र में। लेकिन जो ये शौचालय जैसी चीज है, या आप मानते हो कि एक बड़ा कदम, क्रांतिकारी कदम, क्योंकि हम भी गांव में गए हैं, बरसात के दिनों में अगर आप सड़क पे जाते थे तो हमको याद है कई बार जिसके अंदर ना घिन आ जाती है, सड़क पे चलना मुश्किल होता था। दो चीज लाना, एक शौचालय बनाना और एक आदमी को यह समझाना कि भैया बाहर बीमारी है, घर में जरूरी है। ये कैसे से देखते हो? क्या ये मानते हो कि एक सराहनीय कदम, कम से कम ये एक तो सराहनीय कदम है जो आप भी सोच से मैच करता है? नहीं नहीं, बिल्कुल सराहनीय कदम है। जैसे स्वच्छता की रही बात, तो मैं कह तो रही हूँ कि वो 100 मीटर लंबी मेरे गांव में हमेशा गंदा रहेगा, हमेशा ही गंदा। तालाब किनारे बरसात हो जाए तो भाई नरक हो जाएगा, ऐसा लगेगा जगह जगह पे विस्फोटक रखा हुआ, पांव रखेंगे आप ही उड़ जाएंगे, वो वाला आप माहौल। सोचना कैसे आदमी, हमको बात करने में घिन हाँ हाँ, ये एकदम मतलब हाँ, इसकी सराहना की जानी चाहिए। मैंने तो गीत गा करके अपना समर्थन दिया, तो ये बहुत अच्छा पहल था है। तो मैंने भी अपने गीत के माध्यम 18 में ये गाना आपने गा दिया? हाँ 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 हाँ, 18 के लास्ट में। हाँ हाँ, फिर ये वायरल हो गया? नहीं नहीं, ये वायरल नहीं हुआ। फेसबुक प्रोफाइल पे मैंने इसको अपलोड किया, तब जब मेरे 50 दोस्त थे। प्रोफाइल पे तो दोस्त होते हैं ना, फॉलोअर समझ गए। फॉलोअर तो पेज पे होते हैं। तो वहाँ से लोगों ने शेयर करना शुरू किया और ये कहा कि तुम तो यार अच्छा लिख रही हो, तुमको तो और गीत लिखना चाहिए। तो लोगों ने मुझे बताया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वहाँ से ये लोक गायन का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेहा सिंह राठौड़ की नजर में वो कौन से एक्स फैक्टर था कि यहां से हम हिट हो गए? देखिए, हिट जैसी चीज नहीं होती है महाराज। जैसे मुझे मतलब घर घर जाने लगे लोग, कि जाने लगे एक लड़की है बिहार की, भैया बढ़िया गाती। बिहार में काबा कह सकते हैं, यूपी में भी, पूर्वांचल में, बाद में यूपी में काबा गाया था। हाँ हाँ हाँ, बिहार में काबा, यूपी में काबा, वो ज्यादा मुझे रवि किशन जी को यूपी में काबा मुझे लगता है कि वो गीत थोड़ा सा काहे ब्लॉक कर दी फिर आपको? ये तो रवि किशन जी से पूछिए ना, मैंने उनको ब्लॉक किया। हो सकता है आप परेशान कर दियो एकदम। नहीं नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं तो सवाल पूछ लेती हूँ। हाँ, तो अब सवाल पूछने पे देखिए यही हाल है, नेताजी लोगों का ब्लॉक कर देते हैं। रवि किशन जी का आप जब इंटरव्यू कीजिएगा तो ये जरूर पूछिएगा कि नेहा सिंह राठौर को आपने ब्लॉक क्यों किया। ऐसे तो हमको विराट कोहली भी ब्लॉक किए बैठे, हम भी सवाल पूछ लिए थे। सही में? तो सही बात है, फिर किसी और पॉडकास्ट में उनसे पूछा जाना चाहिए कि शुभांकर मिश्रा को क्यों ब्लॉक किए विराट कोहली। हम रवि जी से पूछ लेंगे। आप हाँ जरूर पूछ लीजिए। कोहली से मिलेगा तो आप पूछ लीजिए। हाँ जरूर जरूर जरूर। अच्छा, ये काबा वाली कहाँ शुरुआत? क्योंकि हमने देखा रवि जी ने एक बड़े स्वैग से गाना बनाया, यूपी में बाबा, ये वो ऐसा वैसा, फिर आपने एक तंज कसा, साड़ी में एक लड़की बैठ के, वो ढपली बजते एकदम देसी टच में। अब लोग कहते हैं हम नेहा साड़ी में उतना नजर नहीं आती हैं, नेहा घूमती शर्ट पहन के हैं, वीडियो बनाना होता है तो साड़ी में आते एकदम देसी महिला बन के। नहीं देखिए, मैं भोजपुरी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो भोजपुरी की महिला कैसी होगी साड़ी पहने हुए, ससुर भसुर से थोड़ा ऐसे शर्माते हुए, और बहुत फ्रस्ट्रेट भी है बहुत सारी चीज़ों के अभाव में जूझते हुए, बहुत समझ भी नहीं पा रही है कि कैसे अपनी बात कहनी है। तो वो उसी अंदाज में कहेगी, अरे बाबा काबा, समझ नहीं पा रही है कि उसके अधिकार क्या हैं, क्या क्या पूछ लेना चाहिए, क्या नहीं पूछना चाहिए। तो वही एकदम फ्रस्ट्रेटेड सी महिला है, गांव देहात की सारा काम धाम करने के बाद उसका बच्चा दिल्ली बम्बे में पढ़ाई भी करता है, रहीला चना बेच करके उसको पैसा भी भेजना है, तो पूरी तरीके से जो है वो एक परेशान महिला है। तो वो जो कैरेक्टर है वो भोजपुरी की एक महिला का कैरेक्टर है। ये नेहा सिंह राठौर अलग है, वो जो गा रही है वो अलग, वो कैरेक्टर है। आप ये ऐसे सोच समझ सकते हैं उसको। ठीक है, हम आपकी पॉलिटिकल दुनिया बाकी सब पर आएंगे, उससे पहले थोड़ा आपके जीवन को हम समझते हैं। नेहा सिंह राठौर को गुस्सा बहुत आता है? नहीं, प्यारी बच्ची हूं मैं। अभी हम देखिए गाड़ी वाला ठोक दिया, आप उस पर चढ़ बैठी। ट्विटर पर जो मिलता आप उस पर चढ़ बैठती है, टीवी में कोई एंकर आपको कुछ बोल लेता आप उस पर चढ़ बैठती हैं। आपको लगता है शुभांकर जी? हमसे तो नहीं चढ़ी है तो अच्छी बात है, लेकिन ये सवाल लोग कहते हैं कि नेहा सिंह राठौर को इतना गुस्सा कहाँ आता है? नहीं नहीं, मैं बहुत प्यारी बच्ची हूँ, मुझे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, पर मुझे लगता है कि गलत का विरोध कर देना चाहिए। जैसे अगर कोई भी गाड़ी वाला दारू पी करके उल्टी गाड़ी मेरी गाड़ी पे चढ़ा, मैं मर भी सकती थी, आपको पता है, तो आपको क्या लगता है मुझे गुस्सा नहीं होना चाहिए कि आप कैसे हमारी गाड़ी में टक्कर मार सकते हैं, ऊपर से दारू पी करके आप गाड़ी चला रहे हैं। हिमांशु वीडियो में कहते हैं रुको गाड़ी पास मत जाओ, आप एकदम रुको, हम आते हैं, रुक गाड़ी रुक।
गुस्सा आ गया था। पति देव कह रहे रुक जा पता लगेगा चढ़ा दे चढ़ा दे, हाँ, अच्छा, हाँ, उस दिन गुस्सा आ गया था, एकदम ठीक हाँ। बात है। पर इतना मैं गुस्साती नहीं हूँ, अब कुछ ऐसा गलत हो जाएगा तो आदमी, देखी जानते, आदमी जब डर जाता है तो आदमी गुस्सा आ जाता है। तो मैं वहां डर गई थी, आप अगर वीडियो देखे होंगे तो मैं एकदम सहम गई थी। ऐसा लगा जैसे जब गाड़ी मेरी लड़ी ना, तो मुझे सच में लगा कि अब मैं, होगा नहीं कुछ भी, अब मैं मर जाऊंगी। गए थे हम इंटरव्यू देने, फेमस होने, पता लगा हमारे नाम से खबर चलने वाली है। हमारे नाम से खबर चलने लगी कि सड़क दुर्घटना में नेहा सिंह राठौर। ऐसा ना हो, आगे नहीं बोलेंगे हम लोग। तो पता है आपको, जब मेरी आंख खुली तो मुझे पता चला कि मैं बच गई हूँ। फिर मैंने कहा हिमांशु तुम सुरक्षित हो, तो वो डर गई थी मैं, तो डर के मारे वो तो गुस्सा निकल ही हिमांशु जाता। भी डरते हैं आपसे? नहीं महाराज, आप देखिए डर के मारे इंटरव्यू बिना देखे बाहर चले गए। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं। वो सामने रहता है तो मैं असहज हो जाती हूँ। मुझे लगता है, जानते हैं, जिनके सामने, जैसे मैं मेरी मम्मी और पापा के सामने, मुझे भी लगता है कि आप अपने पापा के सामने बहुत बकैती नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि आपको पता है पापा पति मंतर है ना। नहीं नहीं, पति के साथ तो सारी आप दिन भर बैठ के आप वीडियो बनवाती हैं। अब तो आपने परमानेंट कैमरा पर्सन, पति कम कैमरा पर्सन आपका है। नहीं, मैं उसके सामने थोड़ी असहज हो जाती हूँ, बस मैं यही कहूंगी। और वो सामने रहेगा तो मैं कुछ भी बोलूँ। अच्छा, एक और बात है, वो पीछे से कुछ कुछ करता भी रहेगा, तो मैं हंस दूंगी, मुझे लगेगा मैं बहुत सीरियस बात कर रही हूँ। हिमांशु तुम क्या कर रहे हो? तो ये लव मैरिज हुआ था? हाँ, लव मैरिज हुआ था। तो ये गरम दल और नरम दल कैसे मिल गई? अच्छा, आप 2 मिनट उससे मिले नहीं कि आप उसकी तरफदारी करें? गरम दल, नरम दल, वाह वाह। शुभांकर जी, आपको क्यों लगता है कि वो नरम दल है? हमने जितने, देखो आप क्या करते हो, आप सोशल मीडिया पे लोगों को ऑब्जर्व करते हो। हाँ, तो जितना हमने आपके वीडियोस में आपको ऑब्जर्व किया, मैं गरम दल लगती हूँ। हाँ, मतलब हर मसले पर वो आप थोड़ा तैश में आते हो, कहते हैं हाँ हाँ रुक जाओ, हाँ हाँ नेहा रुक जाओ, वो थोड़ा समझाते रहते हैं। तो ये कहाँ से आपका मेल शुरू हुआ? ये आपकी मोहब्बत की कहानी क्या है, थोड़ा समझाइए। क्योंकि क्रांतिकारी तो सबको सुनाया आपने। हाँ 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 हाँ, मोहब्बत थोड़ा आपका वो हिस्सा रह गया है। मोहब्बत की कहानी देखिए, दिल्ली मिले थे? दिल्ली में मिले थे, प्रगति मैदान में मिले थे, बुक फेयर में मिले थे, हम दोनों गए थे। अच्छा, मुझे लगता है बुक फेयर का कहानी की एक बड़ा अच्छा गुलजार साहब का शेर था कि वो जो किताबों को गिरने उठाने के बहाने जो रिश्ते बना करते थे, वो किताबों में जो सूखे हुए फूल मिला करते थे। ऐसा हुआ था, प्रगति मैदान गए हुए थे, वो भी किताब खरीदने, चाहे घूमने, मेला घूमने। मैं भी गई थी, तो वो भी किताब को उल्टी करके पढ़ रहे थे, मैं भी उल्टी करके पढ़ रही थी। ऐसे लड़कियां पढ़ जाती हैं ऐसे? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हुआ था कि बस ऐसे लड़की, ओहो, आप सोच रहे हैं कि क्या पता मेरे साथ भी कोई नहीं। तो फिर हुआ ये, तो आपकी सहेली ने शादी कर ली ना। ओ सच में मैं ये बात बोल दूं क्या? प्रियंका दीदी, क्या ही मैं बोलूं, सच में वो उनकी आप क्रश है। उन्होंने बोला था कि कभी भी तुम शुभांकर से मिलना यार, तू जा करके ये बता देना। पिछला इंटरव्यू उन्होंने देखा था, तो बोला था कि जाके बता देना कि मुझे बहुत हैंडसम लगता है लड़का। मैंने कहा यार, तो फिर तुमको बताना चाहिए था मुझे। ब्याह भी कर ली, बबुआ भी हो गया। हाय हाय हाय, क्या ही मैं बोलूं। खैर, तो हम लोग मिले, तो वही किताब उताब हम लोग पढ़ रहे थे। मैंने कहा वो भी उल्टा, सच में ये थोड़ा सा फिल्मी लगेगा आपको कि वो भी उल्टा ही पढ़ रहा था। या फिर एक चीज ये उल्टा मतलब उल्टा, जैसे ये किताब है, हाँ, जैसे ये है, हाँ, तो ये ऐसे सीधी है, हाँ, तो वो ऐसे टाइप करके, जैसे यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ है, उसको पढ़ रहा, उल्टा करके पढ़ रहा था वो। मैं भी कुछ उल्टा, ध्यान नहीं दिए होंगे हम दोनों की नजर पड़ी, तो मैंने कहा उल्टी पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने बोला आप भी उल्टा ही करके पढ़ रही हैं। मैंने कहा अच्छा, सच में ऐसा? अच्छा, ये फिल्मी लग रहा है ना, पर ऐसा ही हुआ था। फिर चाय बड़ा उधर चलता, आप तो गए होंगे बुक फेयर में, खूब अपने मन का लोग चाय पी रहे हैं। साल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किए गए थे। ओहो, तो ऐसे ही हुआ। फिर एक दूसरे से हम लोगों ने नंबर लिया, 2-3 दिन हम लोग मेले में गए थे किताब उताब खरीदने। मैं भी बहुत जानती नहीं थी। तो एक ही टाइम पहुंच रहे थे, मन में लड्डू दोनों तरफ फूट रहा था कि आज 5 बजे, पहले तो नंबर लिया नहीं होगा। हाँ, पहले दिन नंबर नहीं लिया था। तो आज 5 बजे गए थे, कल भी 5 बजे आएगा, आया नहीं आया। किताब छोड़ो, या किताब तो बहाना है। बस आप समझ रहे हैं, एकदम आप सही समझ रहे हैं कि किताब तो एक बहाना था। मेन तो माई बाबूजी को नहीं पता था, हम किताब पढ़ने भेजे थे बिटिया वहां पे। अब माई बाबू को बता के कौन प्रेम करता है? शुभांकर जी गजबे बतिया रहे हैं आप। हमारा तो ऐसे माई बाबू लतियाएंगे नहीं अगर पता चल जाएगा कि प्रेम हो गया है कि उनकी लड़की को, तो नहीं माई बाबू। हाँ, कौन साल कहानी वैसी है? 2019 के लास्ट, 2019 सब सारा क्रांति 18 के बाद ही हुई। 18 के बाद ही सारी क्रांति हुई है। हाँ, सब पूरा जीवन बदल गया 18 के बाद। हाँ, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद अब मेरे पास टाइम था कि मुझे क्या क्या करना है। उसके पहले दाल चावल जिंदगी थी, उसके बाद दाल चावल सारा तड़का 18 के बाद लगा। कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो ऐसे ही फिर बातचीत हमारी होने लगी। शुरू में मैं बहुत भाव मैंने नहीं दिया, मैसेंजर पे बहुत सारी मैसेज, कविताएं भेजते थे। मुझे लगता था भाग
क्या बिना पढ़े ही मैं डिलीट कर देती थी, क्योंकि मेरा जो फेसबुक था उसका लॉगिन मेरे भाई के पास भी था, उसका एक्सेस, तो मुझे लगता रहता था, डर लगता था। धीरे धीरे करके 4-5 महीने बाद मैंने नोटिस किया, मुझे लगा कि ये लड़का कि उनका मन आईएएस की तैयारी करवाने में कम लग रहा है, हमें ज्यादा लग रहा है। बस सही समझ रहे हैं, सही समझ रहे हैं। हाँ। कविताएं लिख लिख करके मुझे भेजते रहते थे ना हिमांशु जी, तो मुझे भी लगा कि ठीक लड़का है, मुझे भी लगने लगा एक टाइम पे कि मैं भी इसको पसंद करती हूँ। तो फिर हम लोगों ने शादी ब्याह का भी मन बनाया। तो घर परिवार में कोई विरोध कुछ नहीं? हाँ, बहुत विरोध हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बिहार से आती हूँ, विरोध ना हो। हाँ, वही हम कहे, लव मैरिज मतलब यूपी बिहार में तो बहुत हवा वाली चीज है, बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत हवा वाली चीज होती है। पड़ोस वाले क्या कहेंगे, बाप पिताजी कहेंगे नाक कटवा दोगी समाज में तुम। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो इतनी बार बोल चुकी हूँ शुभांकर जी कि मेरा भाई एक बार नाराज हो गया था, अभी भी मैं बोलूंगी और मेरी मम्मी और भैया इंटरव्यू ये देखेंगे तो कहेंगे तुम हर जगह जा करके यही बात बोल आते थे। मेरी मम्मी ना कहती थी, मेरी मम्मी कहती थी गाँव भर में, ना लव मैरिज ना है। सबको पता था, मैं मीडिया में बोल चुकी हूँ ये बात, लेकिन मम्मी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी, ना वो तो जनते ना रहे हमार बच्चिया ना, लव मैरिज ना हो, वो तो गइल रहलन तिलकहरू बन के शेरवा के पापा तो हई हो। मैंने कहा मम्मी मैं मीडिया में बोल चुकी हूँ ये बात, क्या कर रही हो तुम? तो क्या कीजिएगा, मम्मी तो थोड़ा दुखी भी हो जाती है कि हाँ तुम जाके सबको बता दी। मैंने कहा क्या करूँ, अब एक बार मैंने बोल दिया, अब सब पूछते हैं मुझसे। तो हाँ, लव मैरिज था, बहुत क्रांतिकारी तरीके से हुआ, बहुत थप्पड़ खाई हूँ, मोबाइल सोबाइल भी तोड़ा गया। मतलब चाटा वाला चाटा वाला है। टंकी किसने चाटा दिया? मम्मी ने, टंकी के पीछे छुप के बतिया रही थी, मम्मी ने देख ली। भाई ने मेरा फोन ही तोड़ दिया। बहुत बहुत थप्पड़ खाई हूँ। कितने दिन पापड़ बेले ब्याह के लिए? बहुत ज्यादा। कितना दिन लगा? 18-19 से मिले? हाँ। तो ब्याह कब किए थे? ब्याह 2023 में हुआ था ना। 23 में, यानी 4 साल में सारा 22 में। हाँ। 3 साल में सारा कर्मकांड, प्यार मोहब्बत। 3 साल बहुत होता है, एक एक दिन गुजरना मुश्किल हो जाता है। हाँ ना वाला हुआ था? हाँ ना वाला मतलब कि शादी करेंगे नहीं करेंगे? मतलब हम आपस, पहला फैसला तो आपस में हुआ होगा ना, एक लड़ाई तो आपस में होगी। अरे हम दोनों को ब्याह करना था भाई। अच्छा। हाँ, हम दोनों का कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर था कि ब्याह करना है। मैंने भी, ब्याह करोगे हमसे? अरे कब करना है ये बताओ, कहाँ करना है ये बताओ। मैंने कहा ठीक है, ये लड़के से मेरी शादी होगी, ये लड़का मुझे पसंद है। अच्छा, ब्याह के पहले सियासी बात करते थे कि नहीं करते थे? प्रेम मोहब्बत में कोई सियासी बातचीत नहीं होती है महाराज। हम हाइपोथेटिकल बहुत सोचते हैं, हम सोच रहे हैं कि मान लो सरकारी समर्थक निकल जाता तब क्या करते? देखिए, मुझे लगता है कि अगर मैं आपको प्रेम करती हूँ तो आप किसी के भी समर्थक, किसी के भी विरोधी हैं। मेरा दिल आपसे लगा है तो लगा है, मेरा ये मानना है। फिर वो किसी के समर्थक विरोधी होते, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। प्रेम है तो प्रेम है। तो आपके उनके जीवन में आने में, उनके जीवन में ज्यादा कांड हुआ या उनके आने से आपके जीवन में ज्यादा कांड हुआ? कांड की अगर बात करें तो देखिए, लड़कों के साथ कांड बहुत नहीं होता है। जैसे हिमांशु की जो फैमिली भी रही है, जैसे शादी वादी को लेकर हुआ तो उनके पापा 1 मिनट में कि हाँ ठीक है बेटा, कहाँ शादी करनी? अच्छा, सच में वो लोग बड़े कूल लोग हैं। उसके पापा, मुझे यकीन, जैसे फिल्मों में नहीं होता है, पहले कह दिया नरम दल गरम दल। अब पता नहीं, हाँ कह सकते हैं। जैसे हिमांशु के पापा को पता लगा कि शादी ब्याह जैसी चीज़ें चल रही हैं तो हाँ बताओ बेटा कहाँ पे शादी करनी है, हम लोग चले आएंगे। 2-4 फैमिली में लोग हैं, एकदम रेडी रहते हैं, कल शाम को आना है बारात लेके, हम कल शाम को आ जाएंगे। दान दहेज नहीं मांगे थे उनके पिता? कुछ भी नहीं, कोई दान दहेज नहीं, ना हिमांशु ने मांगा ना दिया गया। घर वाले हमारे दान दहेज, लव मैरिज और दान दहेज बिल्कुल नहीं। और नहीं तो आपको लगता है मैं दान दहेज दूंगी? हाँ, मतलब लव मैरिज में कहाँ मिलता है, अरेंज वाले मिल जाता है यूपी बिहार। हाँ बिल्कुल, मैंने लव चाहिए ना, अभी भी हर आदमी देखता है ना क्या मिला। हाँ देखता है, बिल्कुल देखता है। मैंने कोई दान दहेज, कितना तिलक चढ़ा, हाँ नहीं, कोई दान दहेज मांगा नहीं था। न देने का मूड था। हाँ ठीक है, फिर शादी ब्याह हो गया। शादी ब्याह हो गया। हिमांशु मेरी स्मृतियों में पहली बार तब आए जब वो दृष्टि आईएएस वाला केस हुआ था। तो ये इसकी क्या भूमिका थी, क्या हुआ था विकास दिव्य कीर्ति और पूरा मामला, थोड़ा हम चाहते हैं आप बताइए, आपका वर्जन जो है वो समझ में आए, क्योंकि पहली बार हिमांशु को तभी सबने जाना। बार हिमांशु आया। तो क्या कहानी थी? कहानी ये थी कि यूपी में काबा सीजन 2 करके वो जो कानपुर देहात में कांड हुआ था, उसको लेकर के मैंने डीएम साहिबा वाला। जी, तो मैंने एक गीत अपलोड किया। उसके बाद मुझे एक नोटिस आता है। जैसे ही मुझे नोटिस आया, उसके अगले दिन हिमांशु से रिजाइन लिखवा लिया गया। तो मुझे, अच्छा रिजाइन वगैरह का प्रोसेस मुझे लगता है, अब कभी मैंने वो ऑफिस में जॉब नहीं किया है तो मुझे नहीं आइडिया, पर मुझे इतना जरूर आइडिया है कि ये होता होगा। आपने तो ऑफिस वगैरह आप गए हैं, जाते हैं तो आपको पता होगा कि
2-4 दिन पहले आपका जो बॉस है या आपसे ऊपर जो भी काम करता है बताएगा कि भाई तुम्हारा काम ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हारी हरकतें सही नहीं है, जो ऑफिस के लिए कर्मचारी के तौर पे तुम लापरवाह हो, चाहे जो भी, कुछ भी नहीं। बस हिमांशु एक दिन ऑफिस गए और उनसे उनका जो भी एचआर चाहे जो भी होता होगा उसने बोला कि यहाँ पे देख लो आई यही है, कार्ड निकाल के रख जाओ और जाओ हो गया। पेमेंट क्लियर हो जाएगी। हाँ, तो हिमांशु ने भी वहाँ पे साइन करके वो चले गए। मैंने कहा क्या हुआ, तो रिजाइन दे दिया। मैंने कहा क्यों, तो ऐसा हुआ। तो फिर क्या माहौल था घर पे इस वक्त जब ये घटना हुई, क्योंकि है तो सब मिडिल क्लास से ही, मतलब अब तो पैसा छाप लियो आप, लेकिन नहीं नहीं नहीं, पैसा अभी भी मैंने नहीं छाप लिया है। और बिल्कुल सही बात है कि मिडिल तो क्लास से हम मिडिल लोग। क्लास फैमिली में जैसे पति की जॉब होगी, क्योंकि जिस माइंडसेट से भी हम लोग आते हैं, आपके माँ बाप के बारे में सुन रहा हूँ, तो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ कि उस वक्त घर में एक बड़ा कियोस्क हुआ होगा बिल्कुल दोनों बिल्कुल फैमिलीज में। बिल्कुल तो क्या बिल्कुल। चल रहा था उस वक्त घर में जब ये सारी घटना चल रही थी कि हिमांशु की जॉब चली गई? हो सकता है कुछ लोगों ने आप पर तंज भी कसा हो, या आपको पता है, तुम्हारे चलते उसकी नौकरी तुम छीन ले गई, या ये सब आया होगा ना पक्का? बिल्कुल। देखिए मैं कह तो रही हूँ कि मैं गांव देहात से आती हूँ, शादी ब्याह भी मेरा अकबरपुर में हुआ, गोंडा के बगल में ही है। तो सच बात यह है कि मेरी शादी को 7-8 महीने ही या 9 महीने ऐसे ही कुछ करके हुए थे। मेरे यहाँ ससुराल में ये बात चल रही थी कि बताओ शादी के अभी इतने दिन भी नहीं हुए, ये पुलिस दरोगा बुलाने लग गई है। हाँ यही सब। हाँ हाँ, और मेरी सास भी नहीं है, तो ससुर मेरे अकेले वहाँ पे रहते हैं। उनको बहुत ताने सुनने मिले कि अब रिश्तेदारों देखो, से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों पड़ोसियों से, कि देखो देखो हमको तो पहले से ही पता था। पता नहीं, उधर कहते हीरोइन से ब्याह करोगे तो यही ना होगा। हाँ, उधर यही चलता है। हाँ, ये तो उनको ये नहीं पता है मैं कौन हूँ, मेरा काम क्या है। बस इतना पता है कि सोशल मीडिया पे जो थोड़ा एक्टिव वो हीरोइन होता है। ये तो अंकिता लोखंडे वाला हमको सीन याद आ गया उनकी। वैसा ही समझ लीजिए कि अरे तो उनसे ब्याह किए हैं, अरे वो बहुत कंट्रोवर्सी में रहती है, तो पुलिस दरोगा, अब तो नौकरी भी उसकी खा गई। हाँ, अब तो मुझे तो कमेंट्स में लोग कहते रहते हैं कि पति की नौकरी खा गई। हाँ मतलब जिस मैं जहाँ से आता हूँ गोंडा से, या वो जो यूपी के बेल्ट है जो जानता हूँ, मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि वहां पर महिलाओं को ऐसे ताने पड़ते हैं, ताने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल। आमतौर पर महिलाओं को लोग लक्ष्मी मानते हैं, बट आप पर ये आरोप आए होंगे कि हाँ यार तुम्हारे बिल्कुल आते ही आरोप है। नौकरी खा गई तुम, हाँ हाँ और बिल्कुल। देखो क्या हुआ क्या रहा। हाँ हाँ। आपके घर में क्या बातचीत थी, आपके माता पिता? देखिए मेरे घर की अगर रही बातचीत, तो मैं इस पे, हमारे यहाँ क्या होता है ना कि शादी ब्याह कर देने के बाद नैहर वालों को बहुत मतलब नहीं अच्छा, रहता है। उनका एक कि अब तुम देख लो, अपना शादी ब्याह भी अपने ही मन से की हो, लड़का खुद से ही मतलब पसंद। मैरिज में ये भी होता है कि, हाँ, तो उनका बहुत वैसा कुछ हस्तक्षेप नहीं था कि अब क्या होगा। बट फिर भी आपके माँ बाप होंगे, फोन पकड़ गया होगा, खबर अखबार वो भी पढ़ते होंगे। मेरी मम्मी मेरे को लेकर के परेशान थी। उनको पता नहीं किसने बता दिया था कि जेल वेल में जाने वाली हूँ, और वो ये कहती थी कि जेल में तो चूहे होते हैं, चूहे काट खाएंगे मुझे। मतलब ये चिंता नहीं थी कि जेल जाओगी, हाँ हाँ हाँ, जेल चूहा में चूहे काट देंगे। चूहा आपको खा के मोटा जाएगा, ये चिंता थी। हाँ हाँ हाँ, उसको ये चिंता थी कि जेल वेल में तो चूहे होते हैं, खाने वाने को भी वहाँ कुछ नहीं होता है, जेल में मेरी बेटी को चूहे काट देंगे, वो चूहे काट देंगे और मर जाएगी। उसको ये पता नहीं। देखिए गांव में ना बड़ा उड़ती फिरती खबरें जाती हैं, एक्चुअल खबर नहीं जाती। बस ये पता है सोशल मीडिया पे कोई, एक तो पहले वहाँ पे नेटवर्क भी ठीक नहीं रहता, 2 मिनट की वीडियो चली, 5 मिनट वाली छूट गई, तो 2 मिनट में जो जिसको समझ में आया वही बता रहा है। जैसे अभी मेरे बारे में पता है गाँव में क्या खबरें चल रही है, मनोज तिवारी से झगड़ा कैले बिया, झगड़ा कैले भी है मनोज तिवारी से। उस टाइम पे ये था कि हाँ तो अब जेल में जा रही है, बहुत उछल रही थी काहे ना। ना सोचे आदमी, आपका ट्विटर खोलते हैं 15-20 ट्वीट देखेंगे, उसमें सब एक तरफा तीर पे तीर मारे जा रहे हो। एक दिन रवि किशन को ऐसा लगता है कि सवेरे उठेंगे ये निशाना मनोज जी पे, ये रवि जी पे। हाँ, देखिए टीवी में आपका जो क्लिप वायरल होता है, जैसे अब कई सारे बड़े बड़े चैनलों में आप क्लिप देखे, वहां भी यही आता है। तो गांव देहात में आदमी 2 मिनट क्लिप देखा, उसके दिमाग में बैठ गया। नहीं तो वही मैं कह रही हूँ ना कि गांव देहात में पूरी खबर नहीं जाती है। उस टाइम पे भी यही लोग कह रहे थे कि ये जो है बहुत बोलती रहती है, अब जेल जाएगी तो इसको समझ में आएगा। तो मेरी मम्मी को भी पता चल गया था कि मैं जेल जाने वाली हूँ। पूरी खबर उनको ये नहीं पता थी कि नोटिस मिलने पे ही केवल जेल नहीं हो जाता है, और जेल जाने के लिए प्रॉपर आपका अपराध जो है वो साबित भी होना चाहिए कि आपने क्या अपराध किया है। ये मानते हो आप? मतलब जेल तभी तो आदमी जाएगा। चलिए, नहीं आजकल आप बहुत ट्वीट कर रहे हो ना कि ऐसे लोग को जेल भेज दिया जा रहा है। हाँ, मेरे खिलाफ भी, मुझे भी धमकाने डराने की पूरी कोशिश की जाती रहती है हमेशा, अभी भी की जाती है। तो जब ये घटना हुई तो हिमांशु का रिएक्शन क्या था? क्योंकि असली तो दंश उन्होंने झेला, एक जहाँ पढ़ाने जा रहे होंगे, एक रूटीन होगा, एक लाइफ होती है, भले ही बीवी कितना नाम कमा ले, बट एक इंडिविजुअल लाइफ भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने एक्सप्रेस किया, या पर्सनल आपने फील किया कभी एज अ गिल्ट कि यार अनइंटेंशनली ही सही, लेकिन मैं जिम्मेदार हूँ, वो नहीं भी कह रहा तो भी, या उन्होंने कुछ आपसे एक्सप्रेस किया? आपको पता है, यही तो सबसे अच्छी बात है हिमांशु की।
कभी कभी महसूस नहीं हुआ कि वो मुझे ये महसूस करा दे कि तुम्हारी वजह से आज जो है मेरी जॉब, कभी नहीं, कभी भी नहीं। पता नहीं, वो बहुत अलग लड़का है। मैं, मुझे लगता है कि ठीक से बता नहीं पा रही हूँ कि वो कैसा लड़का है। हम दोनों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अलग है। बिल्कुल उसमें ये बात नहीं होती है कि तो मेरी जॉब चली, नहीं यार। हम लोग नून रोटी खा कर के भी ना बहुत मस्त रहने वाले, जीने वाले लड़के, मतलब लोग हैं। कभी नहीं, कभी भी नहीं, मुझे याद ही नहीं है। कभी कभी बल्कि मैं पूछती हूँ कि हिमांशु तू सोचता तो नहीं है ऐसा? तो बचिया तुम पागल हो क्या? तुम मेरी बचिया हो? क्या हुआ? इससे भी कठिन, बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आएंगी, झेल लिया जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। सबसे लड़ जाना, डरना मत किसी से, कॉन्फिडेंट रहना। अभी जैसे उन्होंने मुझे बुलाया था ना, तो पता है उसने क्या किया? ऐसे मेरा पीठ ठोकते हो, जाओ आराम से इंटरव्यू देना। सच में नर्वस मत होना, नर्वस मत होना। हाँ, वो ऐसा ही है। कहीं भी कोई भी, जैसे अभी बातचीत अभी हो रही है, किसी भी इंटरव्यू में मैं जाती हूँ। दो चीजें, एक तो हो गया, चलिए हिमांशु ने नहीं कहा, बट हिमांशु को लेकर खबर जो दृष्टि आईएएस से आई थी वो ये आई थी कि वो एक लापरवाह व्यक्ति है। जो मैंने, क्योंकि उस खबर को मैंने भी कवर किया था, लगातार उस पे वीडियोस मैंने बनाए थे, तो जो उनका स्टेटमेंट आया था वो ये था कि वो एक लापरवाह व्यक्ति है। कई बार उनको हमने वार्निंग दी थी, उस वार्निंग को नजरअंदाज कर रहे थे। हमारा एक्शन प्री प्लान था, हमने किया। देन हिमांशु का भी रिएक्शन था कि वो विकास जी की बहुत इज्जत करते हैं और उस संस्थान की इज्जत करते हैं, और उन्होंने उनके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा। अब विकास कीर्ति को जानने वाले लोग भी ये मानते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समय समय पर कई कठिन विषयों पर अपनी बात रखते हैं। कई बार हमने उनको देखा धर्म पर, और कई बार वो खुद विवादों में फंस जाते हैं। तो फिर लोगों के मन में आता है कि जो आदमी खुद बेबाक है, जो आदमी खुद इतना वोकल है, वो कैसे डर सकता है? नेहा ने कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास दिव्य कीर्ति के नाम पर एक स्टंट खेल दिया और सोचा इसे कैपिटलाइज कर लेते हैं, पॉपुलैरिटी और मिल जाएगी? देखिए, सबसे पहली चीज़ कि मुझे लगता है कि मेरे पति को व्यक्तिगत तौर पे मैं जानती होंगी, या मेरे घर वाले जानते होंगे, या हिमांशु के घर वाले जानते होंगे। विकास सर या विकास सर की जो वो संस्थान है और वहाँ के जो लोग हैं, वो एक कर्मचारी के तौर पे उनको जानते होंगे। तो एक लापरवाह कर्मचारी थे ये तो समझ में आता है, पर एक लापरवाह व्यक्ति थे ये तो स्टेटमेंट ही अपने आप में पूरी तरीके से गलत। व्यक्ति के तौर पे आप उन्हें जानते ही नहीं। आपके यहाँ वो 8 घंटे 7 घंटे की ड्यूटी पे जाते होंगे, तो आप उनको एक कर्मचारी के तौर पे जानते, तो आप ये कहते तो वो सही था एक तरीके से कि हाँ चलो, तुमको जो बोलना था या तुमको जो समझ में आया कि एक लापरवाह कर्मचारी। लापरवाह व्यक्ति आप कैसे बोल सकते हैं? हिमांशु कैसे व्यक्ति हैं? आप नहीं जानते हैं उनको। वो आपके यहाँ नौकरी करते हैं। वो व्यक्तिगत तौर पे कैसे हैं, उनका वो व्यक्ति कैसे हैं, वो मैं जानती हूँ। तो वो बिल्कुल लापरवाह व्यक्ति नहीं है। बाकी हाँ, अपने आदमी खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहता है। आप मिली विकास सर से कभी उसके बाद? नहीं, मैं कभी नहीं मिली हूँ। या इन सवालों को लेकर आपका रिएक्शन के तजब ये बातें आई थी कि मुझे लगता है कि मुझे नोटिस मिलने के बाद महज ये संयोग नहीं है। हाँ, मुझे ये लगता है। तो फिर हिमांशु ने इस बात को लेकर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि हिमांशु विकास सर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हिमांशु के मुंह से कभी भी विकास सर के लिए कोई बुरे शब्द मैंने नहीं सुने। मतलब मैं, बहुत पर्सनल हो गया ना मेरा और हिमांशु का। वो मीडिया में बाइट हो तो बहुत दूसरी चीज़ होगी, कभी नहीं। बहुत इज्जत करते हैं और वो कहते हैं कि बहुत जो है उनका सम्मान है, सम्मानित व्यक्ति हैं। तो फिर चलिए मैं सवाल को एक और तरीके से पूछता हूँ। तो फिर विकास दिव्य कीर्ति के संस्थान की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, क्या उसको सुनकर हिमांशु को दुख हुआ? क्योंकि आप कह रही हैं कि हाँ, वो दुख हुआ। बहुत इज्जत करते हैं। हाँ, दुख हुआ, बिल्कुल दुख हुआ। उन्होंने आपसे हाँ, उनका ये क्या, देखिए वो ना सबसे पहली चीज़ कि वो अपनी बातें बहुत एक्सप्रेस नहीं करता है। उसकी ये आदत है। जैसे हम लोगों का भी कभी झगड़ा हो जाएगा ना तो बोलता बहुत कम है, दुखी हो जाएगा, बोलेगा नहीं। तो वो दुखी था, नहीं करना चाहिए था ऐसा उनको। ऐसे ही बस शांत सा और बुरा जो आदमी महसूस करता है उसी भाव के साथ नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, होता रहता है। अरे वो बहुत अलग टाइप का लड़का है, उसका ऐसा ही। मुझे तो लगता है कि भूकंप आ जाएगा अभी इस बिल्डिंग में ना, तो उस व्यक्ति, हम सभी भागेंगे, अफरा तफरी मच जाएगी। वो व्यक्ति बोलेगा ठीक है, आराम से चलते हैं, कोई बात नहीं, मरना तो है ही। प्राकृतिक आपदा से मरे चाहे, वो ऐसा ही है। कुछ भी बहुत बड़ी, आपको पता है सबसे पहले इसीलिए आपने उन्हें अपना कैमरा पर्सन बनाया? अरे नहीं महाराज, पेशेंस बहुत चाहिए होता है। पता नहीं, ये तो मैं नहीं कह सकती। वीडियो बनवाने में, फोटो खिंचवाने में बहुत धैर्य चाहिए होता है। धैर्य, कई बार तो मैं उसको डांट भी देती हूँ। मुझे लगता है तुम हिमांशु अच्छी फोटो नहीं क्लिक कर पाए यार, यहाँ पे अच्छी फोटो नहीं क्लिक कर। नहीं महाराज, परमानेंट कैमरा पर्सन नहीं, ये नहीं कह सकते कि परमानेंट कैमरा पर्सन। आपका वीडियो क्लिप कैसा था? इधर आओ नेहा। ऐसा ही होता है, वो खुद ही बनाता रहता है। बचिया आओ इधर, उसको लगता है कि मेरी हरकतें बहुत जो है वो कैमरे पे मतलब रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्यूट है।
पता नहीं उसको क्यों उठी लगती है, उससे पूछिएगा ना मेरी हरकतें कैसी लगती हैं उसको। हाँ, लेकिन वो करता रहता, बच्चे तुम इधर आओ, इधर आओ। तो जब ये नौकरी वोकरी का सीन हुआ था तो घर में फाइनेंशियल स्टेटस कोई इशू तो नहीं हुआ था? देखिए, इशू नहीं होने का दिक्कत ये था कि मेरे ससुर जी का एक अपना पेंट का छोटा सा व्यवसाय है। दूसरी चीज़ कि यूट्यूब के एडसेंस से मैं पैसे कमा बट लेती तब थी। तो आप इनिशियली शुरुआत हुई, आई थिंक तब एक ही 2 गाने आपके हिट हुए थे ना, ये यूपी में काबा एक हिट हुआ था, सेकंड वाला शायद आया था। हाँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे और फेसबुक पे मैं कंटिन्यू एक्टिव रहती थी। दिक्कत नहीं, मैं कह तो रही हूँ मोनेटाइज करा रखा सब। मोनेटाइज़ करा रखा था सब। दूसरी चीज़ की पेंट का एक व्यवसाय है छोटा-सा, तो दिक्कत नहीं हुई थी। दूसरी चीज़ कि हम लोग खेती बाड़ी है हम लोगों की, तो दिक्कत वैसी नहीं हुई थी। हम लोग तब भी दिल्ली में ही रहते थे। बाद में फिर दिल्ली छोड़ कर के लखनऊ चले गए कि लखनऊ ज़्यादा करीब है अपने घर से, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं हुई। या फिर शायद हमने दिक्कत महसूस नहीं किया, हम वैसे लोग नहीं हैं कि हम हाय हुँ, तौबा क्या हो गया है, अब तो लगता है सड़क पे आ जाएँगे। वैसे शायद हैं भी नहीं हम लोग। ठीक है। हुँ। नेहा सिंह राठौड़ की मीडिया वालों से क्या दुश्मनी है? मुझे लगता है कि मेरी कोई किसी से तो दुश्मनी फिर नहीं है। काहे दिन-रात आप उनको कोस देती हो? मतलब ऐसा लगता है जो मिल जाए इसको रगड़ देंगे आप। अगर मीडिया जो है शुभांकर जी, हाँ, जा कर के अंबानी के घर पे हाथी की खिचड़ी खाएगा, तो मैं क्या बोलूँ? अब मीडिया के लोग अगर प्रधानमंत्री जी के साथ फ़ोटो खिंचा-खिंचा करके मार अपने मन का कैप्शन, और देश में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं जिस पे बात की जानी चाहिए, उस पे बात नहीं करेगा, तो आप बताइए मैं क्या करूँ? बट ये तो हमेशा से होता है। जैसे अभी आप चलो आप जिनकी बात कर रहे हो, क्योंकि मैं टीवी से आया हूँ, हुँ, मैं हुँ। समझता हूँ कि जब प्रधानमंत्री आते हैं या कोई आते हैं, हुँ, हुँ। तो आपसे कहा भी जाता है कि हुँ। और आपके घर कोई अगर आता है मेहमान, जैसे आप मेरी मेहमान हैं, हुँ, हुँ, तो हुँ, हो हुँ। सकता है नेहा सिंह राठौर 10 लोग को ना पसंद हो, हुँ, 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 4 हुँ, को बहुत पसंद हो, हुँ, हुँ। लेकिन मैं आपके साथ भी डालूँगा। बिल्कुल उसमें ठीक उसमें बात है। मुझे भी गाली देंगे बिल्कुल लोग। ठीक बात ऐसे ही है। अगर प्रधानमंत्री आ रहे हुँ, हैं, हुँ। तो लोग खिंचवा ले रहे हैं हुँ, भाई, हो हुँ। सकता है किसी की मम्मी को प्रधानमंत्री अच्छे लगते हों। ठीक है, ठीक है। देश के प्रधान, और वो प्रधानमंत्री आप कई हुँ, बार पद का भी सम्मान करते हो कि यार इतना बड़ा आदमी आपके साथ आया है, ठीक है। हालचाल ले रहा है। हुँ, हुँ। मेरा सवाल ये कि मैंने कई और भी पत्रकारों को जो यूट्यूब पर दिन रात क्रांति की बात करते हैं, हुँ। मैंने कई सारे नेताओं के मंच पर जाते हुए देखा है हुँ, 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 हुँ। और उनकी तारीफ करते हुए देखा है, या कई हुँ, ऐसे हुँ। यूट्यूबर्स हैं जो बहुत बात करते हैं, छोटी छोटी बातों को अलग तरीके से इमोशंस आते हैं। तो ये तो दोनों तरफ है। ठीक तो है, फिर एक वर्ग को आप इतना क्यों टारगेट करती है, एंकर्स को? ठीक है। प्रधानमंत्री पद का सम्मान करते हुए जो न्यूज़ एंकर्स हैं, उनको कभी उनसे सवाल भी पूछ लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की ज़िम्मेदारी तो है नहीं, देश में बहुत सारी जो चीज़ें हो रही हैं, तो उनके पद का ही सम्मान करते हुए उनसे 2-4 सवाल भी पूछ लेने चाहिए। वो क्यों नहीं होता है? अब अनौपचारिक मुलाकात होगी, औपचारिक मुलाकात शायद मौका ना दिया गया उन्हें। नहीं, तो आप लोगों ने क्यों नहीं मौका उनसे माँगा? जैसे आप हैं, आपने मुझे बुलाया, हम्म आप भी उन लोगों को अरे अप्रोच करिए। बुलाया तो हमने अखिलेश यादव को भी था, हाँ। बुलाया तो हमने नहीं, अखिलेश तेजस, यादव जी की तो दूसरी बात हो गई, वो विपक्ष नहीं के नहीं हो गए, बुल प्रधानमंत्री की मैं बात बात हो रही बता है। रहा हूँ कि बुलाने को तो हम सबको बुलाते हैं, हुँ, लेकिन अगर कोई नेता नहीं आ रहा है, हुँ, जैसे हुँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हुँ, मेरा मन है, हुँ, अगर प्रधानमंत्री जी आए तो हुँ, जितने सवाल मैंने आपके लिए रखे हैं, हुँ, हुँ, मेरा तरीका वही रहेगा कि मैं एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डालूंगा, हुँ, हुँ, मैं कहूंगा आपके कोई सवाल है हुँ, प्रधानमंत्री जी को लेके आप हुँ, दे दीजिए, हुँ। मैं उनसे वो सवाल पूछ देखिए, लूंगा। सबसे पहली चीज़ कि मेरे में और प्रधानमंत्री जी में बड़ा अंतर है। सही बात। मैं बहुत दूसरी चीज़ हो गई। पूरे देश के प्रति जो भी चीज़ें हो रही हैं, उसकी ज़िम्मेदारी प्रधानमंत्री जी को लेनी ही होगी। ठीक है। मुझे लगता है कि न्यूज़ एंकर्स जिनको वो प्रधानमंत्री जी इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, ये कहना चाहिए दिन-रात कि प्रधानमंत्री जी जो है, इंटरव्यू ही नहीं दे रहे हैं। ये भी बात नहीं चल रही है। ठीक है। मुझे लगता है, ये मेरा अपना जो है ओपिनियन है कि मीडिया के लोगों को प्रधानमंत्री जी से सवाल करना सीखना चाहिए बिना डरे, ना कि जी सर, जी सर। ठीक है, सम्मान तो है, प्रधानमंत्री का सम्मान होना चाहिए, बूढ़े बुजुर्ग आदमी है, प्रणाम भी होना चाहिए। आपको बुजुर्ग लगते हो? वो तो लोग हाँ, कहते हैं मेरे कि बाबा बुजुर्ग लोग थे लोग 70। लोग कहते हैं कि बड़ा मेहनत करते हैं, जवान है एकदम, अभी दिन रात काम करते हैं 17-18 घंटे। नहीं, ठीक है, वो दाढ़ी-वाढ़ी तो सफ़ेद है, उनके बुजुर्ग आदमी हो हैं। सकता है स्टाइल हो। पता नहीं, मुझे नहीं पता, ये उनसे ही पूछिएगा। अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लखनऊ में एक घटना घटी थी। हाँ। मेरे पुराने चैनल के एक साथी थे मेरे, सईद अंसारी जी। हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने कुछ आपसे पूछा, हुँ, हुँ, हुँ। नेहा सिंह राठौड़ खड़ी हो गई, पब्लिक ने कहा जी बताओ, बताओ, बताओ। हुँ, क्या हुँ। घटना हो गई थी वो आपकी? नहीं, नहीं, वो बहुत बड़ी चर्चित क्लिप है वो। थेथरई पे आमादा हो गए थे। हाँ, एक तो पहले आप समझा दो थेथरई क्या होता है, देसी भाषा हर आदमी समझता नहीं है क्योंकि पॉडकास्ट मतलब इलॉजिकल बात कर देना, मतलब जिस बात में कोई तर्क ना हो। जैसे आपने डीएम को रंगबाज क्यों कहा? आप मेरी भूमिका को बहुत कमतर आंक रही हैं। आप अपने आप को क्या समझती हैं? एक बीमार लड़की, आप मतलब उस चीज़ को आप बस समझिएगा। एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की जिसको नोटिस आया, उसके पति की नौकरी छिन गई, लव मैरिज ब्याह भी करके क्रांति करके आई है।
पता है आपको, फिर मीडिया में इतना ज्यादा बातचीत होने लगी, बिना खाए पिए मैं लोगों को बाइट पे बाइट दिए जा रही हूँ कि हाँ भाई फलाने चैनल से आए हैं, ठीक है कुछ भेजो। मंगा दे अभी। नहीं, अभी नहीं। कंटिन्यू पता है मैं एकदम से मुझे लगा कि जैसे पैनिक अटैक टाइप का मुझे आ गया। मैं तो सोचने लगे कि अब क्या होगा, अब कैसे करना है। आप समझ पा रहे हैं? अंबेडकर पार्क में लखनऊ में इंटरव्यू था शायद। हाँ, और उस रात को मैं बीमार हो गई थी, दूसरे दिन इंटरव्यू था, मैं जाना ही चाहती थी। हिमांशु ने बोला कि तुम्हारी तबीयत सही, आपको पता है एयरपोर्ट पे मैं व्हील चेयर पे बैठ करके गई थी, मेरी तबीयत इतनी खराब थी। पर मैंने कहा कि नहीं, मैं अभी जाऊंगी क्योंकि मुझे अपनी बात कहनी है। मेरी तबीयत सच में बहुत खराब थी, आपने वो देखा होगा, मैं भी कभी अब देखती हूँ, मुझे लगता है मैं बोल भी नहीं पा रही थी। हाँ नमस्ते, ठीक है, ऐसे मैं बोल रही हूँ, जबकि मेरी आवाज़ वैसे बहुत ऐसे तेज है, टाइट है। पर वैसी लड़की को आप बार बार पिन कर रहे हो, पोक कर रहे हो कि कुछ भी आपको मसालेदार कुछ निकलवा लेना। मैं बहुत शांत थी, आपने शुरुआत में देखा होगा। जी क्या, मुझे तो लगता है, खैर छोड़िए, उसमें मैं बात नहीं करना चाहूंगी। नहीं, वो अभी मेरे मुंह से निकलने वाला था, पर मैं उसमें बात नहीं करूंगी। पर हाँ, धीरे धीरे प्यार से ही बात हो रही थी। अच्छा, ये जनता के मुद्दे में ये करती हूँ, वो करती हूँ, और उन्होंने बहुत मुझे पोक करना शुरू कर दिया। तो मुझे भी गुस्सा आया, यार इंसान ही तो हूँ, तो मैंने भी बोल दिया। पता नहीं क्या, आप तो भूल भी गई होंगी आप क्या चित्रा जी पे भी आप एक क्लिप वायरल होती है आपकी, उस वहां भी मंच पर आप खड़ी हो गई, फिर आना जाना काफी, वो भी सोशल मीडिया पर काफी क्लिप वायरल होती है। तो कहा जा रहा है कि टीवी एंकर से आपको विशेष मोहब्बत है, नहीं, मुझे लगता है कि नेहा कि सिंह राठौड़ खोजती कौन सा मिल गया, आज ये मिल गया, बस चलो अरे ठीक, बस अब तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम नहीं सुनेंगे, हमको मत बोलना, हम बोलेंगे, हमारा एक्सप्रेशन है। देखिए, सच बात ये है ना कि बहुत सारे लोगों का भी और मेरा भी गुस्सा है मीडिया वाले लोगों को लेकर के, कि वो जनता के मुद्दे नहीं दिखा रहे हैं। जैसे एक पता नहीं, अभी लद्दाख में कोई है, उनका नाम सोनम वांगचुक जी, हाँ, सोनम वांगचुक जी, वो बड़ा कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। कई लोग मुझसे, हमने कवर किया उसे, आपने उसे हाँ। बहुत बधाई के पात्र हैं आप। तो लोग मुझसे कह रहे थे कि यार देखो, देश का मीडिया इस चीज़ को नहीं दिखा रहा है। मणिपुर में बहुत सारी चीज़ें होती रही, अभी भी हो रही हैं, देश का मीडिया इसको नहीं दिखा रहा। तो ये गुस्सा तो है ही, लोगों का गुस्सा है, आप मेरी बात क्यों कर रहे नहीं, हैं? बट फिर देखो, अब यही सवाल शुरू होता है। आपने यूपी पे वीडियो बनाया, जैसे मैंने जब आज आपको लेके एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली कि नेहा सिंह राठौड़ हमारे यहाँ पर आ रही हैं, आपके क्या क्या सवाल है, तो उसमें कई लोगों ने आपकी बहुत तारीफ की कि आप बहुत दिलेर हैं, आज के दौर में इतनी बेबाक महिला मिलना, क्योंकि आपने झेला भी होगा, लाजमी बात है, आपको भी डर लगा होगा, आपकी मम्मी ने कहा जेल जा सकती हो, आई एम श्योर आपके मन में थॉट होगा। बट फिर बहुत लोग, एक क्लिप मैं आपकी ट्विटर प्रोफाइल पे भी गया, एक क्लिप बहुत वायरल हो रही है ट्विटर पे, जहां पर आप कह रही हैं कि भैया मैं तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करती हूँ, मुझे लोक गायिकाओं अपनी बात रखनी है, विपक्ष की आवाज बनना है, लेकिन अब वो मुस्कुराकर कांग्रेस की टिकट पर नजाकत से सिर झुका लेती हैं और कहती हैं वो तो आला कमान देगा तो देखा जाएगा। तो अब आप तैयार हो गई हैं, तो ये कई बार फिर आप पे आरोप भी लगता है कि अल्टीमेट मकसद जो था आपका वो ये था कि कहीं से टिकट मिल जाए, इसलिए हम बीजेपी पे इतना विरोध करे थे। अब पहले लोग कहते हैं कि सपा पे ट्राई हुआ, फिर केजरीवाल जी को रहा, अब कांग्रेस की बात बन गई है और इसीलिए मनोज तिवारी जी को आप रेले जा रही। नहीं, मुझे लगता है कि फिर आपने सही से रिसर्च नहीं किया। ये मैं आपको एक परसेप्शन की बात कर रहा हूं, जो आप पर आरोप लगता है। ठीक है, क्या सच है वो आप बताओ। मैं बता देती हूँ। आज से मुझे लगता है 3-4 साल तो हो ही गए होंगे मुझे गीत गाते हुए जी। आप मेरा पहला इंटरव्यू देखेंगे, पहली बार जब मैं मीडिया कुछ जानती भी नहीं, मीडिया में इंटरव्यू जैसी क्या चीज़ होती है, जब मैं गांव में थी, उस दिन भी मैंने भोजपुरी बचाओ आंदोलन की बात की थी, उस दिन भी, पहले दिन भी, और कंटिन्यू मैं भोजपुरी को लेकर के बात करती रहती हूँ। और मेरा तो क्या बोलते हैं, वो बायो भी जो लिखा जाता है ना ट्विटर पे चाहे यूट्यूब पे, वो मेरा बायो भी वही है कि मैं जो है भोजपुरी जो है वो एक सांस्कृतिक विरासत है, उसको सहेजने के लिए, उसको संवारने के लिए। ये सारे भोजपुरी स्टार से हम पूछते भी हैं क्यों आप लोग इसके लिए काम नहीं करते हो। हाँ, तो मेरा वो काम है, भोजपुरी बचाओ आंदोलन को लेकर के मेरा काम है। मनोज तिवारी जी से सवाल इसलिए उठता है, सवाल मनोज तिवारी को लेकर नहीं, आपने थोड़ा शायद मिसरीड कर लिया। सवाल ये है कि आपने एक बात रखना शुरू किया जिसको लेकर आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने जैसे 2 आंखें हमारी, तो कई बार आप लोग आरोप लगाते हो कि टीवी वाले केवल दाहिनी आंख से देखते हैं, राइट आंख से। आप पर आरोप लग रहा है कि आप लेफ्ट और सेंटर आंख से देखते हो, राइट वाली छिपा लेते हो। तो जहां पर बीजेपी शासित राज्य होते हैं वहां पर आपकी बोली ज्यादा तेज होती है। कुछ एक जगह आपने उठाई है आवाज, लेकिन बाकी जो बड़े मसले हैं वहां पर आप खामोश होते हो। और इसका अल्टीमेट गोल था टिकट मिलने का, क्योंकि जब आप कांग्रेस के टिकट को लेकर कहते हो कि मिलेगा तो लड़ लेंगे, तो ये आरोप लगता है कि अल्टीमेट टिकट का गोल था। ये क्रांति या
लोक गायिका कहानी नहीं थी, हम्म। आपने अपना एक तरीका चुना टिकट पाने का। नहीं, मुझे लगता है कि ये आरोप बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज़ ये रही कि जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ पे आप बहुत वोकल हो जाती हैं, सब कुछ अपना ये तो आप भी एक्सप्रे पढ़ते होंगे ना, आपके कमेंट सेक्शन में हाँ, आता बिल्कुल होगा। पढ़ती हूँ। इसमें मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए मैं भोजपुरी में लोकगीत गाती हूँ। भाषा को लेकर एक बाध्यता तो है ही। जैसे बंगाल को लेकर के मैंने गाना गाया, आप भी नहीं जानते होंगे। लगभग लोगों को नहीं पता चला। बंगाल इलेक्शन के टाइम पे, लेकिन जब मैं यूपी इलेक्शन के टाइम में यूपी में काबा भोजपुरी में गाती हूँ तो सबको पता चल जाता है। बंगाल इलेक्शन के टाइम में गाना गाती हूँ किसी को नहीं, भाषा को लेकर, क्योंकि बंगाल में जो है लोग उतना नहीं समझ पाए। चाहे अभी लोग मुझ पे आरोप लगाते रहते कि जहाँ पे बीजेपी का राज्य शासन है वहाँ पे तुम बोलती रहते, भाई मणिपुर में भी है। मणिपुर में काबा तो मैंने नहीं गाया है, मणिपुर में तो बीजेपी की ही सरकार है। मतलब मुद्दे उठाने की कोशिश की है पर वो काबा तो नहीं गाया है। राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है। जब तक कांग्रेस की सरकार थी लोग मुझसे पूछते रहते थे। अभी तो 4 महीने पहले की बात है कि राजस्थान में काबा तो नहीं गई। अरे अब तो बीजेपी की सरकार है, कहाँ गाया मैंने? मुझे पता है, आपको पता है, एक बार मैं एक इवेंट में गई थी, वहाँ पे मालवा भाषा बोली जाती है। राजस्थान की मैं बात बता रही हूँ, राजस्थान उज्जैन के बीच में ऐसे कुछ जगह है। तो वहाँ पे मैं इवेंट के लिए गई थी, वो जो ऑर्गेनाइज कराए थे शायद उनको आइडिया ही नहीं रहा होगा कि मैं भोजपुरी से हूँ। मैंने जब स्टेज पे अपना परफॉर्म करना शुरू किया, गीत गाना, बेरोजगारी के गीत, तो सब पगड़ी बांधे हुए, मोटे मोटे पगड़ी बांधे हुए राजस्थानी लोग बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि अब ऑडियंस की ताली आएगी, जबकि यूपी बिहार के मंचों पे तो ऐसे ही होता रहा है कि जब मैं गाती हूँ कि बेरोजगार बानी साहब रोजगार मांगी ले, तो सब लोग एकदम झूम के गा रहे हैं। वहाँ मैं करूँ, सब चुप बैठे हुए हैं। 15-20 मिनट में मुझे ये समझ में आ गया कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। तो जिन्होंने आयोजन किया था, मैंने बोला कि भैया ये समझ नहीं रहे हैं क्या? तो वो आगे बोल रहे, सॉरी ये मालवा भाषा बोलते हैं। अब मालवा भाषा के लोगों को मैं भोजपुरी में बेरोजगारी के गीत, उनको समझ में आएगा? चलो वहां नहीं समझ में आता, बट ट्विटर पे आप एक्टिव हो आजकल, तो ट्वीट भी रिट्वीट भी बहुत बढ़ गए हैं। जब से तो चल रहा है मामला, बड़ा नंबर ऑफ रिट्वीट की संख्या बड़ी तेज बढ़ गई है। आप खूब नोटिस करते रहते हैं। हम ट्विटर चलाते नहीं, नोटिस देखते सब है। तो उस अच्छा चलो, बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछते हैं। क्या नेहा सिंह राठौड़ कांग्रेस पार्टी से अगर टिकट मिलता है तो चुनाव लड़ेंगी? मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी हाँ। मुझ पे अगर ये भरोसा दिखाती है, मुझे उस काबिल समझती है, उस योग्य समझती है, तो मुझे लगता है कि विचार जरूर करूंगी। मैंने पहले भी कहा है कि मैं विचार करूंगी। सिर्फ विचार, देखो विचार करूंगी मैं, जो नजाकत हमने कई वीडियोस में देखी ना आपकी, हाँ। सर झुका के की, अब वो तो आला कमान तय करता है। हमको कई सारे लोगों की बातें आने लगी कि लोगों के सुर कैसे बदल जाते हैं। अच्छा। क्योंकि आपको हमने कवित्री के तौर पर बेबाक देखा है। ओके। और जब वो नजाकत है ना कि जी आला कमान, वो तो पार्टी आला कमान देखता है, तो सडनली जो चेंज ऑफ टोन हुआ, अच्छा, हमने कहा ये नेता बन रही है। अरे नहीं, मैं नेता वेता नहीं चलो बन रही। बीजेपी से टिकट मिला, हाँ, 2-4 शर्तों के साथ जरूर, क्यों नहीं। हाँ, बीजेपी से भी टिकट मिला बीजेपी तो। कांग्रेस में क्या डिफरेंस है? देखिए, बीजेपी कांग्रेस में क्या डिफरेंस है ये मुझे नहीं पता आपके है। हिसाब से देखो, आप हर विषय पर बेबाकी से रखते हो। नहीं, मुझे लगता है कि इस तरीके से बीजेपी के किसी प्रवक्ता को बुला लेंगे और कांग्रेस के किसी प्रवक्ता को बुला लेंगे, तो वो दोनों अपनी पार्टी को ज्यादा अच्छे तरीके से डिफेंड भी कर पाएंगे और एक दूसरे पे थॉट प्रोसेस तो होगा ना। जैसे बीजेपी वाले दो अलग अलग आइडियोलॉजी है। कांग्रेस कहती है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं, हमारा लेफ्ट राइट सेंटर हम तीनों लेकर चलते हैं। बीजेपी पर ये कई बार आरोप लगता है कि आप राइट विंग की तरफ ज्यादा डिक्लाइन है, बट बीजेपी आरोप लगाती है कि हम वो पारिवारिक पैटर्न नहीं फॉलो करते कि मैं, मेरा बेटा ही अध्यक्ष रहेगा, हमारे यहाँ चेंज होते रहते हैं, नहीं पता कि अमित शाह के बाद कौन होगा। आपका भी एक थॉट प्रोसेस होगा ना बीजेपी कांग्रेस या बाकी पार्टियों को लेकर। तो देखिए, कोर डिफरेंस आप क्या समझते हो? अभी इतनी तो मासूम ना आप हो ना मैं हूं। नहीं, देखिए, आपने एक सवाल पूछा कि बीजेपी से आपको टिकट मिला तो आप लड़ेंगी कि नहीं। मैं उस पर एक जवाब देना चाहती हूँ कि हाँ, बिल्कुल मुझे लगता है कि मैं उस पर भी विचार कर सकती हूँ। 2-4 जो मेरे शर्त होंगे, और इसी में जैसे क्या शर्त हो सकती? हाँ, वो शर्त मैं बताती हूँ, उसी से आप समझ जाइएगा अंतर भी। मुझे लगता है कि जिस दिन प्रधानमंत्री जी साहेब जी मणिपुर चले जाएंगे, मैं विचार कर सकती हूँ। बेरोजगारों पर लाठी बरसाना जिस दिन बंद हो जाएंगी, मैं उस दिन विचार कर सकती हूँ। किसानों पर जिस दिन बम और गोले बरसाए जाने बंद हो जाएंगे, मैं उस दिन विचार कर सकती हूँ। जिस दिन क्या बोलते हैं, जंतर मंतर पे जो बेटियां प्रदर्शन कर रही थी, बेटियों के साथ ये जो बलात्कार, अत्याचार और ये जो दुर्व्यवहार है, ये रुक जाएगा। मुझे लगता है कि मैं जरूर विचार कर सकती हूँ। नेहा, मतलब अगर मैं प्रैक्टिकल होकर बात करूं,
मणिपुर को जितना मैंने पढ़ा, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए और मेरे कई वीडियोस को कांग्रेस से कई प्रवक्ताओं ने आज तक पर जब मैं डिबेट करता था वो कोट भी करते थे कि देखिए आपका वो वीडियो हमने देखा, भावुक हो गया। उसमें मैंने पढ़ा कि वो लड़ाई जो है दो समुदाय की, मैतेई और कुकी समुदाय, वो 90s से चली आ रही और बीच बीच में हर 10 साल में एक बार ऐसा मौका आता है कि बहुत खतरनाक स्तर पर जाती है और थोड़ा सा वहां हिंसक प्रवृत्ति है। रुकना चाहिए, लाजमी है, बहुत समय लगा, सरकार पर क्वेश्चंस है, वो हमने भी उठाए। बेटियों की जो बात है, वो घटनाएं पहले भी आई, हमने आपने कई घटनाएं कवर की होंगी। दामिनी वाला केस हम सबको, आप स्कूल कॉलेज में रहोगे, रौन गया। तो ऐसे तो फिर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जाओगे तो ये कंप्लीटली रुक नहीं पाएगा। एकदम ठीक बात तो है। फिर तो आपको पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहिए। नहीं, आप एकदम ठीक बात कह रहे हैं। इस पे मैं हमेशा ये एक तर्क देती भी रहती हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी, कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी, कभी भी पूरी तरीके से सफल या पूरी तरीके से विफल नहीं होती है, पर एक कोशिश तो करती ही है ना। जैसे अगर प्रधानमंत्री जी संदेश खाली जाते हैं और वहीं मणिपुर नहीं जाते हैं, तो एक आम नागरिक, मैं कोई कांग्रेस और किसी विपक्ष की प्रवक्ता नहीं हूँ, एक गांव की लड़की, एक दूर गांव की लड़की जिसको ये खबर मिली कि प्रधानमंत्री जी आज संदेश खाली गए थे, तो मेरे जहन में एक सवाल तो आएगा ना। और आना भी चाहिए, आना भी चाहिए। हमने भी पूछा है कि उन्हें मणिपुर जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? और ये हमने भी पूछा है, चाहे वो जितने भी लोग आए, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी चाहिए। हाँ। लेकिन फिर इसका दूसरा पहलू ये आता है नेहा कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यूपी में तो चल जाता है, लेकिन जब हम केसेस देखते हैं, राजस्थान में मैक्सिमम केसेस थे और हमने बहुत सारे ट्वीट्स वहां भी किए, वहां पर प्रियंका जी भी नहीं गई। सो जो सेम पैटर्न है, सियासतदान तो हर सियासतदान उसी सिक्के की तरह है, जिसके दो पहलू हैं। ठीक बात है। जो अपने राज्य को लेकर अलग पैमाना रखता है और दूसरे राज्य को लेकर अलग। एकदम ठीक बात है। फिर सवाल ये आता है कि आप एक तरफा आपका आक्रोश इतना ज्यादा क्यों? देखिए, मुझे लगता है एकदम ठीक बात है, अंतिम जिम्मेदारी जो देश का मुखिया है उसी की होती है। बिल्कुल, जो सबसे बड़ा है उसी की होती है। मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है, मैं और आपस में किसी चीज को लेकर के लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जैसे मैं और भैया जो है आपस में अक्सर कलम, किताब, कॉपी को लेकर के लड़ते रहते थे, तो लड़ाई झगड़ा कितना भी करेंगे, अंतिम में मम्मी के पास जाते थे, वही अदालत था। तो मम्मी तय करती थी कि किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। तो हम जब रोएंगे, चिल्लाएंगे, कोई भी दुख परेशानी होगी तो किससे कहेंगे? वो अलग बात है कि आप जो है वो बीजेपी पार्टी से, तो आपको लगता रहता है कि नेहा के सवाल तो खाली बीजेपी से ही होता है। ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री आप हैं और आप अक्सर ये बात कहते रहते हैं, मैंने सुना है कि इस राज्य से आपका पुराना रिश्ता है, वहां से आपका पुराना रिश्ता है, उनके आप बेटे हैं, उनके आप। बट ही इज अ पॉलिटिशियन। नो, ठीक है, ठीक है। तो मैं कोई पॉलिटिशियन की तरफ बात भी नहीं कर रही हूँ कि मैं कोई किसी विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे किसी को एकदम धो देना चाहती हूँ। मैं एकदम आम नागरिक की तरह, एक आम लड़की की तरह ही मैं ये चीज देखती हूँ, और मुझे जो लगता है, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि हाँ, अंतिम जिम्मेदारी जो शीर्ष पे बैठा हुआ है उसको लेना पड़ेगा, और सवाल मैं आपसे ही पूछूंगी। ठीक है, अब इसको मैं दूसरी तरीके से रिफ्रेम करता हूँ। ये बहुत सारे लोगों का परसेप्शन है, आई एम श्योर इस सवाल से रोज आप डील करते होगे, और ये बेहतर है कि आपके वर्जन में इसका जवाब आए, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर है। देखिए, लोग तो इस पे भी मजाक उड़ा लेंगे कि पानी पीने लगी नेहा। अरे प्यास लगती है तो लोग पानी पीते हैं। अरे ऐसा ही एक इंटरव्यू वायरल होता है मोदी जी का, पानी पी, देखिए पानी गिर भी गया। हाँ, मैं ये भी वायरल हो जाएगा कि नेहा पानी पीने लगी। ओहो, खैर ठीक है, मैं समझ गई। ये भी तो हो सकता है कि नेहा पानी पी करके जवाब दे रही थी। बढ़िया, भी अच्छी वर्जन है। हाँ, बोलिए। अरे आप आराम से पानी। नहीं, ठीक है, मैंने हालांकि लॉन्ग रखा हुआ, बोलते बोलते आदमी थक जाता है। चाय पिएंगे कुछ? नहीं, ठीक है। ओके, अब क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लग रहा है आप जीत गए? नहीं, मेरा जीत हार कोई मकसद नहीं है। देखिए, आप मेरी मेहमान हैं और मैं आपको भी सुनता आया हूँ। मेरी कोशिश हमेशा होती है कि जिस मेहमान को आप बुलाते हैं उसको लेकर जो दूसरे वर्जन का पक्ष होता है वो हमेशा पूछिए। बिल्कुल। चाहे वो मनीष कश्यप आए या केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी साहब आए, तो मेरी जिम्मेदारी उधर वाली हो गई थी। तो उससे क्या होता है कि सवाल लोग क्योंकि जाते हैं इंटरटेन वो सुनना, जो कमेंट सेक्शन में आता है, अगर हम उसे पूछ लेते हैं तो कई बार कमेंट सेक्शन में लोग उल्टियां नहीं करते हैं। ये मेरा परसेप्शन। तो एक सवाल शायद आप भी रोज सामना करते होगे कि आप पर यह आरोप लगता है कि आप पीएम मोदी के विरोधी हो या बीजेपी विरोधी हो। क्या आप वाकई में उनकी आइडियोलॉजिकल विरोधी हो, या अगर नहीं है तो ऐसा परसेप्शन क्यों बिल्कुल बन गया है, और या फिर ऐसे ट्वीट्स आप पे क्यों आते हैं कि अगर हम शुरू के 30 ट्वीट स्क्रॉल करते हैं तो वो एक ही पार्टी विशेष को लेकर केवल तंज में होते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि कुछ तो अच्छा भी किया होगा, वो नहीं आते हैं, या कुछ भी और किसी और भी राज्य में गलत हुआ होगा, वो भी नहीं आते हैं। तो ये क्यों होता है? देखिए, एक रही बात कि कुछ तो अच्छा किया होगा, मैं बार बार वही बात कह रही हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है कि इस सरकार की भी कुछ सफलताएं हैं, कुछ विफलताएं हैं, ठीक है।
जो सफलताएं हैं, जो उनको लगता है कि ये सफलताएं हैं, उनके पास अपना मंच है, ट्रू। अपनी मीडिया है, रोज रोज वही बात कह रहे हैं कि मैंने तो ये कर दिया बोलो थैंक यू, मैंने तो वो कर दिया बोलो थैंक यू। मीडिया भी सेम वही चीज दिखा रहा है, बड़े बड़े होर्डिंग एडवर्टाइजमेंट हो रहे हैं। क्या नहीं है महाराज उनके पास? ऐसा कुछ है जो उनकी मुट्ठी में नहीं है? ऐसे ऐसे करेंगे सब कुछ है उनके पास। मेरे पास कुछ भी नहीं है ना? लोगों के पास कुछ नहीं है, जनता के पास उसका मंच नहीं है। अगर जनता परेशान है, उसके पास कौन सा मंच है? मुझे एक और चीज लगता है कि मेरी तो फिर भी एक छोटी सी पहचान है, तो मुझे अगर अपनी बात कोई, मुझे लगता है कि दबी मेरे मन में कोई बात है, कोई नहीं सुन रहा है, तो मैं एक कॉल करूंगी आपको, शुभांकर जी मेरे मन में ये बात है, मैं चाहती हूँ कि मीडिया में जाए। तो मुझे लगता है 1 मिनट के लिए आप मेरी बात सुनेंगे, मेरा इंटरव्यू जाएगा और 4 लोग देखेंगे, या मेरे पास अपना सोशल मीडिया है, मैं वहां से भी अपनी बात रख सकती हूँ। जनता के पास उनका मंच नहीं है। बीजेपी के पास या पार्टियों के पास, कोई भी पार्टी हो, सरकारों के पास अपना मंच है, अपनी मीडिया है, अपनी बात वो कह रहे हैं, अपनी तारीफें तो वो रोज गिना रहे हैं। ठीक है। कुछ तो सरकारी चाटुकार लोग भी गिना रहे हैं। कलाकारों की मैं बात कर रही हूँ, जो मेरे दौर के कलाकार हैं। मैं समझ गया आप इशारा कहाँ कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना? बहुत सारे लोग। ठीक है। तो बचा कुचा काम मुझे लगता है जो वो नहीं गिना रहे हैं, जहाँ पे कमियां हैं उसे मैं उजागर कर रही हूँ। ठीक है। अब क्योंकि सरकारी व्यवस्थाओं में जब परिवर्तन होता है, अब 2 ही तरीका होता है। एक आइडियोलॉजी है जिससे लोग पसंद कर रहे हैं, 2 बार से वो रिपीट हुए हैं। जितने अब तक सर्वे आए हैं उसके मुताबिक वो तीसरी बार भी आ रहे हैं, सर्वे के मुताबिक। मैं उनको लेके कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। अब अगर इसमें बदलाव लाना है तो फिर आपको देश में जो तरीका हमारे पास है वो पॉलिटिकल तरीका ही है। एक है कि अच्छे लोग चुनाव लड़ने आए, तय हो, आगे वो देश की राजनीति को स्वच्छ साफ रखें। लेकिन उस पर जाने से पहले मेरे मन में थॉट ये आता है, कई बार जनता भी थॉट पूछती है कि अगर मान लो नरेंद्र मोदी का एक विकल्प देखना हो, तो आपकी नजर में किस आइडियोलॉजिकल पार्टी को आपको लगता है कि वो आप उससे ज्यादा करीब पाते हो? मैं ये नहीं कह रहा आप सपोर्ट करती हो, देखिए किसको ज्यादा करीब पाती हो कि ये अगर आएंगे तो शायद एक बेहतर विकल्प दे सकते हैं ये? देखिए, सबसे पहली चीज कि अभी मैं कुछ भी बोलूंगी तो वो एक साइड चला जाएगा, लेकिन फिर भी मैं इस पे ये बात कहना चाहूंगी कि जो देश को जोड़ने की बात करे वो उनका विकल्प होना चाहिए। तो भारत जोड़ो से मुझे याद आने लगा। नहीं, फिर वो ये देखिए, सियासत में कहते हैं कि कड़ी दर कड़ी जुड़ती है। अच्छा नहीं, आपको जो हम तो मैंने कहा जो मुझे लगता है, मुझे नहीं पता। बिटवीन द लाइंस हम लोग की पढ़ने की आदत भी होती है। बहुत अच्छी बात है, आपका तो वही काम ही है। मैंने कहा तो कि मैं किसी एक का अगर नाम ले लूंगी कि ये ही, तो मुझे नहीं पता है वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, और वो सही भी नहीं होगा बतौर आर्टिस्ट उस बात को बोल देना, क्योंकि वो बहुत वैसे पक्षपात हो जाएगा कि तुम। लेकिन फिर भी नॉट जस्ट एन आर्टिस्ट, मैं बता रही हूँ, अब आप आर्टिस्ट से ज्यादा हो, अब आप पॉलिटिक्स से इतना करीब हो, इतना नहीं, मैं काम ऐसा हो सकता है कि किसी भी एक दिन खबर आ जाए, मैं ही वीडियो बना रहा हूं कि आज नेहा सिंह राठौड़ यहाँ से टिकट पाई, आज चुनाव लड़ने वाली है, और हम अपने इंटरव्यू की क्लिप चुका रहे हो। नहीं, देखिए वो कल की बात है, कल की बात कल जरूर कर ली जाएगी, लेकिन अगर आज की बात है तो मैं एक लोक गायिका हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ। मुझे लगता है कि जो देश को, जो लोगों को जोड़ने की बात करे वो अच्छा विकल्प होना जोड़ने का मकसद क्या होता है? वो जो यात्रा चल रही है वही मकसद है या क्या मकसद है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बीच में कई बार ये भी मजाक उड़ता है कि पार्टी के लोग नहीं रुके। पार्टी के लोग ही नहीं रुके। राहुल गांधी जी की जो कोर टीम थी, जितने नौजवान नेता थे, जितने भी थे, जिन पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था, वो एक एक करके निकल गए। एक्सेप्ट फॉर सचिन पायलट, जिनको लेकर भी राहे बगाहे खबर आती रहती कि आज गए, कल गए, परसों गए, या लोग कहते हैं कि राजस्थान में बीजेपी में बहुत भीड़ है। तो फिर सवाल ये होता है कि देखिए मैं बता रही हूँ, देखिए मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, तो मुझसे अगर आप इससे सवाल करेंगे कि वो चले गए, ये चले गए, तो मुझे क्या मतलब है? हम हटाते हैं। राहुल में आपको क्या अच्छा लगता है कि आपको लग रहा है कि वो भारत जोड़ रहे हैं? राहुल जी से मैं वैसे नहीं मिली हूँ कि जैसे बिना किसी से मिले मैं कैसे ही किसी के बारे में कोई टिप्पणी कर सकती हूँ, पर मुझे लगता है कि वो साफ दिल इंसान है। ये आपने टीवी में देख के परसेप्शन बनाया? एक बार हम लोगों की वैसे भारत जोड़ में मुझे इनविटेशन मिला था, राहुल गांधी जी के वो से मेल आया हुआ था, तो पर वैसे बातचीत नहीं हुई थी कि चाय कॉफ़ी पीते हुए हाय कैसे हैं आप, तो आप क्या करना चाहते हैं, ऐसी कुछ बातचीत मैं बैठी हुई थी। वो बड़ा लोग उसको वायरल भी कराते रहते हैं कि देखो इसका बड़ा पुराना कने। मुझे इन्विटेशन मिला था, मैं गई थी, तो वहाँ पर जो बातचीत हो रही थी, मुझसे बातचीत नहीं हुई थी, बहुत मीडिया के लोगों से बातचीत हो रही थी, तो जो बोल रहे थे मुझे लगा कि ये व्यक्ति जो है वो साफ दिल इंसान है। बहुत वो जो पॉलिटिक्स में लोग नहीं बहुत लेयर लगा करके बहुत सारा रखते हैं, वैसे वो मुझे नहीं लगे। बाकी मैं बहुत उनको नहीं जानती हूँ, जब मिलूंगी तो मैं ज्यादा उनके बारे में कुछ। आपको लगता है राहुल गांधी जी, जैसे आप लोग कई बार कहते हो कि मोदी जी इंटरव्यूज नहीं देते हैं, ये सारे जो लोग उनको नापसंद करते हो अक्सर क्वेश्चन करते हैं, और ये ट्रू भी कि उन्होंने वो
प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करे उन्होंने, 10 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई, जिसको लेकर हम लोग भी कई बार कहते हैं करना चाहिए फॉर गुड डेमोक्रेसी। बट आपको लगता है कि राहुल गांधी भी ऐसे ओपनली, जैसे मैं जर्नलिस्ट हूँ, ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं आप अपने फोरम के अलावा, या उनको करना चाहिए? क्योंकि हमने कई बार अप्रोच करने की कोशिश की कांग्रेस के अलग अलग लोगों के जरिए, तो इतना इजी नहीं लगा हमें। मुझे लगा कि अभी तो आप अपोजिशन में, अभी तो आपको सबसे बात करनी चाहिए, आप घर घर बात कर रहे हो, पूरे देश में ट्रैवल कर रहे हो। बट और जिन लोगों ने इंटरव्यूज भी लिए, जितना मेरी कहा मैं जानता हूँ, आप उनसे ही पूछा गया आप क्या पूछने वाले हो, तो फिर तो डर तो वहां भी है राहुल गांधी की पार्टी में भी कि आप मुझे नहीं openly पता, बात मुझे करें। नहीं आइडिया। मैं कह तो रही हूँ कि बहुत मेरी कह तो रही हूँ कि वैसी बातचीत मेरी है ही नहीं। मुझे एक बार इनविटेशन मिला था कि भाई आप लोगों को आना है, तो मैं गई थी। कह तो रही हूँ कि बहुत वैसे बातचीत नहीं हुई कि चाय कॉफी पी रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ और राहुल जी आपके, ये बातचीत हुई होगी तब तो मैं आपको जान पाऊंगी, तो मैं ठीक। नहीं जानती हूँ। अच्छा, ये पॉलिटिकल वाली खबर कहाँ से उड़ी आपको कब पता लगा कि कांग्रेस पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे मनोज तिवारी के खिलाफ? मैं गई थी एक इवेंट में मुंबई। हाँ। तो वहाँ पे किसी न्यूज़ चैनल वाले ने मुझसे ये पूछ लिया कि कांग्रेस पार्टी से अगर आपको टिकट मिलता है तो आप चुनाव लड़ना चाहेंगी? मैंने जो एक बात बोल दिया कि मैं ज़रूर विचार करूँगी। उसके बाद से तो मुझे अच्छा लग रहा है, मीडिया में खूब मैं सकारात्मक कारणों से चर्चा में हूँ, एकदम मीडिया वालों ने खूब अच्छा हवा बनाया हुआ है। मैं तो एन्जॉय कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। मनोज तिवारी साहब सच में लड़ना चाहोगे? नहीं, मैंने कहा तो कि मुझे नहीं पता है महाराज। ये आपका मन तो होगा ना, जैसे आप आजकल खूब ट्वीट कर रहे हो उनको लेके। रवि जी तो ट्वीट करने से कोई मनोज जी आपको ब्लॉक किए, नहीं ब्लॉक किए? मनोज जी ने नहीं ब्लॉक किया है, रवि जी ने ब्लॉक किया है, रवि किशन जी ने। आपने उसका स्क्रीनशॉट डाला था। हाँ, मुझे लगा कि भाई ये क्या बात हुई, सवाल पूछने पे आप जो है ब्लॉक कर देंगे। ऐसे तो आप लोकतंत्र की आवाज दबा रहे हैं, हाँ। मतलब विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं, मैं तो कह सकती हूँ। हाँ, तो ब्लॉक कर दे। नहीं, मनोज तिवारी जी ने ब्लॉक नहीं मनोज किया। तिवारी जी से मिले आप? मनोज तिवारी जी से हाँ, एक बार मुलाकात उनसे हुई है। क्या अनुभव था आपका मनोज जी से मुलाकात का? अनुभव जैसा कुछ नहीं था, जैसे वैसे नहीं मिले थे कि आज मनोज तिवारी जी की और मेरी कुछ मीटिंग है, किसी हम लोग इवेंट में गए हुए हाँ, थे, तो ये फिर दिल्ली भी की आप बात है। थोड़ा सा मिला। हाय हेलो हुआ था, कैसे हैं उस, मुझे लगता है उनसे आप पूछेंगे तो बोलेंगे मैं तो नहीं जानता, क्योंकि एक जगह उन्होंने बोला भी है, पता है कि नहीं आपको? तो अब तो आप कॉम्पिटिटर हो जाओगे ना, इसलिए बोल दिया होगा। भाई साहब उन्होंने क्या बोला, आज से 1 साल पहले किसी को आपने देखा ना? मैंने वो भी क्लिप देखी। हाँ, अब मुलाकात वाली जहां तक रही बात, मैथिली और आपकी 2 लोग की उन्होंने तारीफ की थी हाँ कि हाँ आप लोग हाँ की भाषा पे पकड़ अच्छी है, आप हाँ लोग अच्छा काम कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ। लेकिन उन्होंने उस टाइम भी सलाह दी थी कि आपको थोड़ा सा और बाकी चीजों को लेकर भी करना चाहिए, सिर्फ हमारे पीछे मत लपटिया जाओ। अच्छा अच्छा, लेकिन दूसरी बार फिर उन्होंने ये बोला कि हाँ। कौन है नेहा सिंह राठौर। तो हाँ। मुझे लगता है जब उनसे आप पूछेंगे कभी मिले हो, तो वो ये भी बोलते नहीं मैं तो मिला भी नहीं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। हो पता सकता है भुला गए हो, बहुत लोग से मिलते हो, बड़े कलाकार हैं। मुझे लगता है वो भूले न बड़े- भूले, बड़े- आप भुलवा जरूर देंगे उनको। नहीं, एक बार ऐसे ही मतलब वैसे कुछ नहीं था, लेकिन हाँ किसी इवेंट में गए हुए थे, वो भी थे हम भी थे, तो कुछ बहुत बहुत 2-4 मिनट, जो 2-4 सेकंड की बातचीत है, ठीक है आप, हम भी अच्छे हैं, ऐसी ही बातचीत हुई थी। अच्छा, एक आप भोजपुरी में अश्लीलता को लेकर आप बहुत सारे पोस्ट करते हो, विच इज ट्रू ऑल्सो, कि भोजपुरी के गाने जो हैं आप फैमिली के साथ नहीं सुन सकते थे, और अभी भी कई बार हम लोग क्वेश्चन करते हैं बहुत सारी चीजों को लेके। रवि किशन ने इसको लेकर पब्लिकली अपॉलॉजी कर दी। मैंने उनके कई सारे इंटरव्यूज देखे जिसमें उनसे पूछा गया कि आप ये गानों के लिरिक्स को लेकर, तो उन्होंने कहा हाँ मेरा एक गाना है, रिमोट से लहंगा वाला कुछ था, और उसको लेकर मैं अपॉलॉजी करता हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं आगे ध्यान रखूंगा। आपको नहीं लगता कि ये बात डन एंड डस्टेड हो जानी चाहिए इसके बाद? नहीं होनी चाहिए, बताती हूँ क्यों। हाँ, क्यों? मुझे ऐसा लगता है, मैं मनोज तिवारी जी की, रवि किशन जी की, इन सब की बात करना चाहूंगी क्योंकि ये सब एक ही थाली के हैं। मनोज तिवारी जी एक गाना गाते हैं कि बबुनी के लागल बा, मैं कई बार शहर के हवा, हाँ कई बार इसका एग्जाम्पल दे चुकी हाँ। हूँ। बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहानी की गौवे में नौवा लिखावा औरी पढ़ावा। जब आप ये गाना गा रहे थे तो आप तो आंख बंद कर चुके थे, आपको किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने आपको संपर्क किया होगा, पैसा वैसा दिया होगा, और इस तरीके का फूहड़ गीत गा रहे हैं आप। कैसे फूहड़ है ये मैं बता दे रही हूँ। जब आप ये गीत गा रहे थे तो घर में जितने भी मम्मी पापा टाइप के लोग थे, जिनके बच्चे थे, जिनकी बिटिया थी, उनके मन में एक बात जो आ गई कि बेटियों को बाहर नहीं भेजना है पढ़ने के लिए क्योंकि उनको शहर की हवा लग जाएगी। ठीक है। तो मतलब ये मेरे साथ भी हुआ है, मेरी और दो चार दोस्त हैं, उन लोगों के साथ भी ये हुआ है कि उनके भैया लोग बाहर चले गए पढ़ने के लिए, ये लोग नहीं गई क्योंकि घर में मम्मी पापा का यही रिएक्शन रहा कि बाहर जाएगी हॉस्टल में पता नहीं क्या करती हैं लड़कियां, और ये सारी चीज़ें। बहुत सारी लड़कियों का आपने शिक्षा बाधित किया, उसकी जिम्मेदारी लेंगे?
उसकी भरपाई आप कर पाएंगे? आप कितना भी माफ़ी मांग लेंगे, आप कितना भी हाथ पैर पकड़ लेंगे कि अब मुझे माफ़ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन जिन लड़कियों के अवसर खा गए आप, जिन लड़कियों का करियर खा गए आप, वो लड़कियां जो डॉक्टर बन सकती थी, इंजीनियर बन सकती थी, कलेक्टर बन सकती थी, वो पार्लियामेंट जा सकती थी, वो न्यूज़ एंकर बन सकती थी, वो देश का नाम रोशन कर सकती थी, वो आज सिर्फ चूल्हा चौका कर रही हैं, बेडरूम से किचन, किचन से बेडरूम। जिम्मेदार हैं आप, क्योंकि आप उस टाइम मिशन चला रहे थे। और ये तो सिर्फ एक गाना है, बहुत से गाने हैं। हाफ पैंट पहन के घूमेली, वो गाने हम बेबी बियर पी के नाचे लगली, हाँ। फटाफट खोल के दिखाओ शहर के तितली, शहरी लड़किया से दूरे रहिए बबुआ। बहुत से गीत गा गा करके आप लड़कियों को जो है अपमानित करते रहे, महिलाओं को आप बेइज्जत करते रहे। तो इसकी वजह से लड़कियों पे, महिलाओं पे बहुत बुरा असर पड़ा है ना भाई, इन सब चीजों को लेकर के। वो बाहर तक नहीं आ पाई पढ़ने के लिए। तो माफी मांग लेने से तो पाप नहीं खत्म होगा भैया आपका। ठीक है, अब इस पे क्या है, जैसे अभी हाल फिलहाल में कंट्रोवर्सी हुई थी, अंबानी के यहाँ शादी थी, शाहरुख खान ने रामचरण को बुलाया, तो उसमें कुछ इडली विडली कह के बुला लिया था। इडली विडली? इडली कह के उन्हें संबोधित किया था, इडली खाने वाला। हाँ, बिकॉज इज फ्रॉम साउथ इंडिया। ओके ओके ओके। फिर उस कंट्रोवर्सी जब थोड़ा डीप में हम गए तो पता लगा कि 2001 में शाहरुख की कोई फिल्म आई थी, 2000 के आसपास। अच्छा। उसमें भी उन्होंने अपनी फिल्म में डायलॉग यूज किया था, बट तब ये डायलॉग कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ था, बिकॉज तब बहुत सारी चीजें, उसमें इडली जैसा कुछ बोला सेम साउथ इंडियन को ऐसे करते हुए। इस बार बहुत कंट्रोवर्सी हो गई। रामचरण की मैनेजर ने कहा कि आप लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं साउथ इंडिया को लेकर, और बहुत सारे बैशिंग जो है, और एक नई बहस चल गई कि आप लोग नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। सो उसमें ये निकल कर, जब हमने रिसर्च की तो ये निकला कि 2000 में ये अननोटिस गया था। तब शायद इतने वोकल नहीं थे हम, बहुत सारी चीजें आती थी, डबल मीनिंग गाने। इनफैक्ट पुराने हिंदी गानों की बात कर रहा था मैं, परसों एक सिंगर आई थी, तो उनसे मैंने टोनी कक्कड़ को लेकर कई बात करता है, तो शी सेड कि 60s के दौर में भी, 70s के दौर में भी कई सारे सिंगर्स थे जो डबल मीनिंग गाने बनाते थे, और बहुत सारे बॉलीवुड के गाने जिनको हम सुनते थे, बट जस्ट दे वर जस्ट पार्ट ऑफ म्यूजिक। अब उसको लेकर प्रोटेस्ट ज्यादा होता है, चाहे वो एनिमल मूवी हो कि अल्फा मेल सही है गलत है, बट उनमें ज्यादा लोगों को मानना है कि फिल्में समाज पर इतना असर करती होती तो कई अच्छी फिल्में देखकर सब अच्छे बन गए होते। तो इनको जस्ट एंटरटेनमेंट पे लग के छोड़ देना चाहिए, या अब समय के साथ चीजें बदल गई हैं, ये उनका तर्क आता है। ठीक है, देखिए दो चीज। एक तो पहले लोग मुझ पे ये भी आरोप लगाते रहते हैं कि बॉलीवुड में बहुत गंदगी है, वहां तो नहीं बोलती हो, बॉलीवुड गानों में भी बड़ा डबल मीनिंग टाइप की चीजें हैं, उस पर तो तुम कुछ नहीं बोलती हो। मैं 2-3 चीज़ें इस पे बताना चाहती हूँ कि मेरा काम हिंदी को लेकर के नहीं है, मेरा काम भोजपुरी को लेकर के है। सबसे पहले हम अपने अंगना में झाड़ू लगाएंगे, बाद में हम द्वार पे झाड़ू लगा लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि भाषा को लेकर, समाज में जब आप रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। जैसे आपको वोट डालने की जिम्मेदारी है, आप कहते रहते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व है, आपको जो है वोट डालना होगा। तो आप उसी, जैसे मुझसे कल ही एक सवाल पूछा गया कि ये तो भाई हमारा पर्सनल चॉइस है कि हम क्या गाएंगे, हम क्या खाएंगे, हम क्या पहनेंगे। ठीक बात है, एकदम ठीक बात है, लेकिन समाज के प्रति आपकी एक जिम्मेदारी है। उस समाज के आप बाहर नहीं हो, तो उस समाज के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको एडजस्ट करना भी पड़ेगा। जैसे कल ही किसी इंटरव्यू में किसी लड़की ने मुझसे पूछा कि छोटे कपड़े पहनना तो हमारी आज़ादी है, हम तो क्यों नहीं पहने। बिल्कुल ठीक बात है, वो आप ही डिसाइड करोगे कि आप क्या पहनोगे। पर एक चीज़ आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि आपके छोटे कपड़े पहनने से आप कहीं समाज में नग्नता को प्रमोट तो नहीं कर रहे हैं। बट नग्नता की डेफिनेशन तो बहुत लंबी हो गई। मैं ये मेरा अपना है, आप उस पे लंबी बहस हो सकती है। ये मैं बता, ये जब ये बातें आती हैं तो मैंने अपने अगल बगल ये बात सुनता है कि नग्नता की डेफिनेशन भी अलग अलग है। एक है कि वो कंफर्टेबल वो पहन रही है, एक है कि आप असहज हो रहे हो। नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ कि समाज में आपके अगर कपड़े पहनने से 4 लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, या ऐसा लग रहा है जैसे आप नग्नता को प्रमोट। किसकी समस्या होनी चाहिए, उन 4 लोगों की या उस लड़की की? नहीं, देखिए ये फिर मतलब मैं आपका वर्जन जानना चाह रहा हूँ कि अगर किसी लड़की के क्लीवेज दिखने से 4 लोग अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे कपड़े पहनोगे तो कुछ हो जाएगा। देखिए, मैं इस पे कुछ भी कह पाना मुझे लगता है कि बड़ा मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि एक तो पहले मैं उस टाइप के कपड़े पहनती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि बट एक आपका थॉट प्रोसेस तो होगा ना उसको लेके कि अगर कोई लड़की के क्लीवेज दिख रहा है। देखिए, मैं इस चीज के वो मेट्रो में सफर कर रही है। देखिए, मैं इस चीज के फेवर में हूँ कि ये आप ही तय करोगे कि आप क्या पहनोगे। पर मुझे लगता है कि इस चीज का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए कि आपके किसी हरकत की वजह से, या आपके किसी कपड़े की वजह से, या आपकी भाषा की वजह से सामने वाला असहज ना हो जाए। जैसे बात करने का भी एक तरीका, एक तो गाली की भी भाषा है।
है तो समाज में ही एग्जिस्ट करता है, ट्रू हम और आप यूज भी करते हैं, ट्रू, पर हर जगह तो यूज नहीं कर सही सकते, बात है, आपको पता है। ट्रू। शादियों में भी गरिया आता है। हाँ, वो तो दूसरी बात हो गई। शादियों में गरिया आ जाता तो आदमी उसको सम्मान से लेता, हाँ, शादी की अगली सुबह किसी को गाली दे करके देखिए तो आपको मार हो जाए। झपड़ मार हो जाएगा। हाँ, तो उसका ध्यान तो आपको रखना ही पड़ता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि भाषा को लेकर के इन लोगों ने बहुत बर्बाद किया है ठीक। भोजपुरी भाषा को। भोजपुरी भाषा की जो खराब छवि है, वही उसका जो है पहचान बन गया है। अच्छा चलो, इस पे भी एक क्वेश्चन है। जैसे अभी नगमा जी कांग्रेस से हैं, हुँ, बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेस भोजपुरी के ऐसे भी हैं जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी हैं। ठीक है। सिर्फ इन्होंने खराब किया या वो लोग सही हैं? देखिए, एक और क्योंकि चीज़ है। जिन बबुनी के या बाकी गानों में ये डांस कर रहे थे तो उसमें हीरोइंस तो वही सब लोग थी, ठीक है। और तमाम फिल्मों में काम किया नगमा जी ने रवि जी के साथ, हुँ, हुँ। वो भी कांग्रेस पार्टी में है। बिल्कुल ठीक तो बात है। वो कैसे सही हैं, ये कैसे गलत हैं, और इनको अगर माफ नहीं करे तो उनके साथ कैसे काम करोगे फिर अगर मौका मिला? नहीं, नहीं, मैं इस पे एक चीज़ कहना चाहती हूँ। कई बार लोग मुझ पे ये आरोप लगाते रहते हैं, कई सारा क्लिप निकाल कर के कि ये देखो क्या बोलते हैं, ये तो रेप कर रहे हैं, इन पे तो तुम कुछ नहीं बोल रही हो। इनके बारे में तो तुम कुछ नहीं बोल रही हो। तुम्हारे हिसाब से तो अमरीश पुरी जी को अगर वो ज़िंदा होते तो फांसी दे देनी चाहिए, और भी बहुत सारे लोगों के नाम निकाल के इन्होंने बहुत गंदे-गंदे फ़िल्मों में एक बात इस पे मैं ये कहना चाहूँगी, जो मुझे लगता है कि अमरीश पुरी जी को हमेशा फ़िल्मों में एक विलेन के रूप में ही दिखाया गया है। ट्रू, हाँ, वो अगर रेप कर रहे हैं फ़िल्मों में, क्योंकि वो फ़िल्म का स्क्रिप्ट है, डायरेक्टर ने बोला है ऐसा करने के लिए, तो अंत में हश्र उनका बुरा ही हुआ है। हीरो के द्वारा वो पीटे गए हैं या तो अच्छा, मार दिए गए राज हैं। बब्बर जी को लेके आता होगा ये? बहुत सारे लोगों को, हाँ, लोग सिर्फ़ राज बब्बर जी ने बहुत सारे लोगों को नहीं, लेकर के मेरा आता क्वेश्चन है। ये नहीं था। मेरा हुँ, क्वेश्चन ये था हाँ। कि वो जो दौर था हुँ, जिसमें आप बात कर रही हो, ये सब गाने बनते थे, हुँ, हुँ, उस दौर के जितने भी लोग काम करते थे हुँ, उस हुँ, इंडस्ट्री में, हुँ, हुँ, हीरो होंगे, हीरोइन होंगे, हुँ, राइटर होगा, हुँ, म्यूजिक डायरेक्टर होगा, हुँ, 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 उन सब का सामूहिक दोष होगा। हुँ, ये स्टार बन गए हुँ, हुँ, तो हुँ, हमने इनको सुन लिया, हुँ, हुँ, बट आप भी जानते हो गाना कोई और लिखता है, म्यूजिक कोई और देता है, हाँ, गाया इन्होंने हुँ, इन्होंने क्योंकि सिंगर का नाम हो जाता है, हुँ, हुँ, चेहरा वीडियो पे आया हुँ, होगा। हुँ, हुँ, उसमें से कई लोग होंगे जो आज कांग्रेस में भी होंगे, हुँ, सपा में भी होंगे, आरजेडी में भी हुँ, होंगे, हुँ, जेडीयू में भी होंगे। हुँ, हुँ, तो उस दौर के क्या सभी लोगों का सामूहिक दोष था, हुँ। या ये बड़े बन गए तो केवल इन्हीं का दोष रह गया? क्योंकि उस टाइम देखिए तो इन्हें भी अंदाजा नहीं होगा कि कल देखिए को हम नेता बनेंगे, सांसद बनेंगे, मंत्री बनेंगे। ठीक बात है। देखिए, मेरी लड़ाई भाषा को लेकर के और मेरी लड़ाई ख़ास तौर से भोजपुरी को लेकर के हम्म, है। क्योंकि मैं भोजपुरी बोलती हूँ, मुझे भोजपुरी समझ में आता है। तो मेरी लड़ाई भोजपुरी को लेकर के है। जब गंदे गीत, द्व्यर्थी गीत बजते हैं तो मुझे समझ में आता है। मुझे बहुत शर्म आती है। जैसे एक बार की बात है, सरस्वती पूजा था और सरस्वती पूजा में सरस्वती माई का जो मूर्ति है, हम्म, वो सामने रखा हुआ, पीछे डीजे में एक से बढ़ के एक फूहड़ गीत बज रहे ट्रू, थे। बहुत हाँ, असहज करता, हाँ। हाँ, और मैं थी घर में छुट्टी में, पिताजी आए हुए थे, मेरा भाई आया हुआ था, हम लोग एक ही साथ बैठ कर के खाना खा रहे थे। मुझे ये भी पता है कि सामने वाले को भी भोजपुरी समझ में आ रही है, मुझे भी समझ में आ रही है। 1 कौर 2 कौर खाना मुश्किल हो गया था। तो मेरी लड़ाई, मैं ये कह रही ठीक, हूँ कि भोजपुरी मतलब को भाषा लेकर को के, लेकर आपकी मुख्य मेरी लड़ाई। लड़ाई भाषा को तो लेकर अगर वो के है। माफी मांगते हो, कहते हैं कि हम इसको बेहतर करने पे काम करते हैं, हुँ, तो क्या आप दोस्ती करेंगी रवि जी से, मनोज जी से? मैं कह तो रही हूँ। और आपने जो कंडीशन भी बताई थी बीजेपी ज्वाइन करने की, उसमें भी ये नहीं था। नहीं, मैं ये बता नहीं, मैं ये बता दे रही हूँ कि माफ़ी माँग लेने से इन लोगों के पाप खत्म नहीं होने वाले हैं। दूसरी बात रही कि अब वो क्या बेहतर करेंगे महाराज, गंध तो फैला दी वो है। तो कह रहे हैं पूरा पूरे इंडस्ट्री पूर सेट कर रहे हैं पू इंड अरे राम, गोरखपुर राम, राम! में। पूरे आपको बता तो रही हूँ कि ये तो 3-4 लोग जो किए सो किए। अब ये आदर्श बन गए हैं। क्यों आदर्श बन गए? क्योंकि भाजपा इनको टिकट देती है, फिर ये वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ से नीति बनती बिगड़ती है। वो इतने पावरफुल हो गए हैं। तो इनके पीछे जो चिंटू लोग हैं भोजपुरी के, इनको अब ये लगता है कि फलाने भैया, ढिमकाने भैया, फलाने भैया ये हमारे आदर्श हैं। करना क्या है? कुछ नहीं। एक से बढ़ के एक फूहड़ गीत गाओ, भाजपा तो है ही, हमें टिकट देगी और इसके बाद हम सीधे पहुंचेंगे संसद। क्या चाहिए? तो ये जो एक तरीका बन गया है ना, इससे बाकी हमारे पार्टियां टिकट नहीं देती? हाँ? बाकी पार्टियां टिकट नहीं देती? मतलब मनोज तिवारी जी को पहला टिकट जो था वो सपा ने दिया था, जितना मुझे याद है। हाँ, शायद हाँ। गोरखपुर से शायद कोई भी चुनाव टिकट दे, लड़वाया था। देखिए मैं बता रही हूँ, कोई भी टिकट दे, बट फिर मैं उन difference सबसे क्या रहा? सवाल करना तो चाहती मतलब हूँ। अखिलेश यादव ने जब मनोज तिवारी को हाँ, टिकट दिया था हाँ। तो गलत काम किया था। मैं कह तो रही हूँ कि कोई भी पार्टी, मैं अखिलेश जी की बात कर रहा हूँ। मैं कोई भी पार्टी की बात कर मनोज रही हूँ। तिवारी को पॉलिटिक्स में लाने वाले अखिलेश यादव थे, जिन्होंने उन्हें बीजेपी के खिलाफ उतारा था गोरखपुर से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उनकी प्रसिद्धि को भुनाने के लिए। तो क्या अखिलेश यादव का वो फैसला गलत था? कोई भी पार्टी अगर ऐसे गंदे और लुच्चे लफंगे टाइप गवैया लोगों को प्रमोट करती है तो मेरा विरोध है। तो यानी अखिलेश ने काम गलत मेरा विरोध है। अखिलेश ने काम गलत मेरा विरोध है।
अब आप तो बेबाक है, आप देखो, आप मेरा विरोध है, पॉलिटिशियन, मेरा विरोध है। मैं तो एक कवित्री से बात कर रहा हूं। मेरा विरोध है। मैं अब महाराज मैं क्या बोल दूं, मेरा विरोध है। मैं एक लोक गायिका से बात कर रहा, फिर पानी आप उठाओ, फिर अरे आप तो अलग ही मुझे बदनाम करने पे लगे हुए हैं। मेरा सवाल फिर ये बड़ा बेबाकी से, हाँ। आप लोग गायिका, पॉलिटिशियन नहीं हो। हाँ। ये जवाब पॉलिटिशियन देता है, मैं चुप रहता। मैं कहता ठीक है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कुछ मजबूरियां होती हैं उनकी। आप अभी पॉलिटिक्स में नहीं गए हो, कल को कांग्रेस ज्वाइन कर लोगे, फिर ये इतना नहीं पूछूंगा। अरे तब महाराज नहीं पूछूंगा। फिर सवाल है, अखिलेश यादव ने मनोज तिवारी को पहली बार टिकट दिया था, वो हार गए थे। क्या उस वक्त आपके पैमाने के हिसाब से अखिलेश यादव का फैसला गलत था, और अखिलेश यादव को भी इसके लिए माफी मांगनी चाहिए? दोबारा आपसे वही बात कहूंगी शुभांकर मिश्रा जी कि कोई भी पार्टी ऐसे लोगों को अगर प्रमोट करती है तो नेहा सिंह राठौर का विरोध उसे झेलना पड़ेगा। देवियों सज्जनों, आपके सामने नई नेता मौजूद हैं। इन्होंने नेतागिरी के सारे गुर सीख लिए हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, सारे गुर सीख लिए इन्होंने कि कैसे जवाब देते हैं। नहीं सारे सवाल इन्होंने उठाए, अपने उठाए, सब में बेबाकी से जवाब मांगती हैं सबसे। आप प्रधानमंत्री जवाब मांग रहे हो, क्यों नहीं बोल रहे बेबाकी से? अखिलेश जी ने गलत किया। मैं बोल तो रही हूँ कि मेरा विरोध है। किससे? आप बोलो ना, अखिलेश जी ने गलत कर दिया, वो नहीं देना चाहिए था उनको। अब ऐसा है ना, अब शुभांकर जी, अब यही पर कुछ हम बोल दे तो चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते। चलो मैं आपको ग्रिल नहीं करूंगा। एक और अभी ट्वीट देखा मैंने, राम मंदिर को लेकर आपने किया था रिसेंट, आपके कुछ ट्वीट्स में से एक है, रहा होगा। आप राम मंदिर बना उससे खुश थे, आपको अजीब लगा? अजीब क्यों लगेगा? पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि आपने कुछ ट्वीट किया था अभी, आधे अधूरे ऐसा कुछ लिखा था आपने। हाँ, मुझे ये पता चला कि अधूरे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। मैंने ये सवाल एक्चुअली पूछा था, मैं गया था अयोध्या में, उनसे राम भद्राचार्य जी से मुलाकात की थी मैंने, तो उनसे मैंने पूछा था ये सवाल कि बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आधा अधूरा राम मंदिर का आप लोगों ने जल्दी में कर दिया है, तो क्या ये सही है गलत है? क्योंकि वो जगत गुरु हैं तो उनको धर्म की बेहतर नॉलेज होगी मेरी तुलना में। तो उनका जवाब आया था कि नहीं शुभांकर, जो गर्भगृह में भगवान को रखा गया है वो शास्त्र संगत है। अच्छा, उनके हिसाब से। और ये ट्वीट आपने परसों नरसों शायद अभी 2-4 दिन पहले किया होगा। तो ये उनका वर्जन था, मैं अपना वर्जन हटा रहा हूँ। तो राम मंदिर जो बना उससे आप खुश हो? नहीं, देखिए मैं इस पे ये कहना चाहूंगी, मुझे नहीं पता कि क्या चीजें शास्त्र संगत थी या नहीं थी। एक बात तो ये है कि मैं पंडित जी भी नहीं हूँ। भी नहीं, इसलिए मैंने खुद कोट कर दिया उनको। अच्छा। क्योंकि मैंने इंटरव्यू लिया था, इसलिए मैंने कोट कर दिया। अच्छा, अब मुझे बहुत आइडिया भी नहीं है, वो शायद पंडित जी लोग बताते होंगे कि क्या क्या बोलते हैं उसको, वास्तुशास्त्र और भी बहुत सारे जो शास्त्र होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, ये मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। ना तो मैं बहुत बड़ी पुजारन हूँ कि मुझे बहुत, मेरी मम्मी से अगर आप पूजा पाठ करते हो सब, मुझे लगता है कि मुझे मेरे राम मेरे अंदर हैं। मतलब ये तो सबको पता है, राम सबके अंदर है, भगवान हाँ, तो मैं मतलब वैसा वाला है घर में जाके सुबह उठ के प्रणाम। मेरी मम्मी करती है, मेरी मम्मी बहुत धार्मिक। मम्मी सबकी करती है, लड़के बड़े होता है, आपके भी होंगे लड़के बड़े, आप भी करोगे। अच्छा, ऐसा पता नहीं, मेरी मम्मी करती है, मैंने कभी नहीं किया। ऐसे नहीं तो मंदिर जाते हो कभी ट्यूसडे को या कभी? मतलब कभी कभी मैं चली जाती हूँ। ससुराल आपकी कहाँ पर है? अम्बेडकर नगर। तो यानी अयोध्या के आसपास? अयोध्या गई हूँ। अभी गए? नहीं, मंदिर बनने के बाद नहीं, उससे पहले गई। जाओगे? बिल्कुल जाऊंगी। अरे भाई, हमारे यहाँ से लोग खूब जाते रहते हैं। हमारे तो जाते हैं ना। हाँ, खूब जाते हैं। अभी तो कल लखनऊ की जो टीम थी पूरी, हमने देखा कि वो जस्टिन लैंगर भी ऐसे बैठे थे पूजा पाठ करते हुए, और केशव महाराज आए थे, और कई और खिलाड़ियों को हमने देखा जिनको पता भी नहीं होगा कि भगवान, बड़े बड़े भक्ति भावना से बैठे, पूरी टीम गई थी लखनऊ की। अच्छा, तस्वीर हमने देखी, बड़ी अच्छी तस्वीर आई थी। नहीं, मैं क्यों नहीं खुश हूँ, मुझे क्यों दुख होगा भाई? राम हमारे जो हैं भगवान हैं, और हमारा तो बियाह भी राम जी के ही परिवार में हुआ है। तो मैं क्यों दुखी? ये वाला चंक वायरल हो जाएगा। अच्छा, एक अभी रिसेंटली केजरीवाल जी की घटना हुई है। अरविंद केजरीवाल जी भारत के पहले मुख्यमंत्री हैं जो सीएम पद पर रहते हुए जेल गए। आपका इस पर क्या टेक था? देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता होंगे वो ज़्यादा इस चीज़ को सही तरीके से बता पाएंगे। बतौर लोक गायिका या बतौर आम नागरिक मुझे ये लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, या विपक्ष की आवाज़ को सुना जाना भी ज़रूरी है। मुझे ये लगता है कि ये विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। जस्ट चुनाव से पहले अगर ये चीज़ें हुई हैं तो मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर मैंने कल एक स्टोरी की थी ईडी को लेकर। कांग्रेस के ज़माने में तकरीबन 56% जो नेता जेल गए थे वो विपक्ष के थे। बीजेपी का जो स्टैट 2014 से 2022 का आया था वो था, इंडियन एक्सप्रेस ने कोट किया था कि 121 या 22 नेताओं में से 115 शायद विपक्ष के थे। हालांकि ईडी को ताकत 2018-19 के बाद मिली है, जब से उन्हें
आजादी मिल गई मनी लॉन्ड्रिंग केस खुद रजिस्टर करने की। पहले कानून अलग थे, इसलिए ईडी इतनी पावरफुल नहीं थी। 18-19 में जब कानून संशोधन हुआ तो ईडी ज्यादा पावरफुल हुई, इसलिए ईडी केसेस में उछाल ज्यादा देखने को मिले। पहले दूसरी एजेंसियां रजिस्टर्ड करती थी, फिर ईडी करती थी, जो मेरा अपना रिसर्च था। तो ये बात सच है कि ईडी ने ज्यादातर विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई की है, जिसको लेकर कल मैंने भी एक वीडियो बनाया और ये पूछा कि क्या सारे बुरे लोग एक ही तरफ है। बट दूसरा वर्जन ये आता है जो अन्ना हजारे जी ने कहा कि जब दिल्ली में शराब नीति बन रही थी, आज अन्ना हजारे जी कोर्ट है, तब मैंने केजरीवाल जी को मना किया था कि आप इसके अगेंस्ट आए थे, क्योंकि आप एक नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है, आप एक आंदोलन के बन के आए थे, आप प्लीज इसे अवॉइड कीजिएगा। अगर आप कांग्रेस में जाती हैं तो उस कांग्रेस ने भी लास्ट ईयर बहुत सारे ट्वीट बनाए थे, दारू दारू और फनी मीम्स जो आजकल बीजेपी वाले वायरल करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो आपने किया वो आप भर रहे हो, आपने घोटाला किया इसी वजह से, क्योंकि वरना सुप्रीम कोर्ट है, सब है। आज आपके 3-3, 4-4 मंत्री जो हैं वो जेल में बैठे हैं। मनीष सिसोदिया 26 फरवरी गिरफ्तार हुए, सत्येंद्र जैन 4 अक्टूबर को गए, संजय सिंह 4 अक्टूबर को गए, और अब केजरीवाल जी। हो सकता है एक तरफ हो, बट क्या आप लोग को लगता है कि दोषी होंगे तभी, जैसे आपने कहा था ना कुछ गलत किया होगा तभी जेल गए होंगे, आप मानते हो कुछ गलत किया होगा? नहीं, देखिए शुभांकर जी, मैं बार बार एक चीज कहना चाहूंगी कि मेरा अभी पॉलिटिक्स से कोई वास्ता तो है नहीं ना, आम आदमी पार्टी से। ऑब्जर्वर तो हो ना आप। नहीं, मैंने कह दिया, मुझे जो कहना था कि मुझे लगता है कि चुनाव से ठीक पहले विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में डाल देना, मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र के लिए ठीक बात नहीं है। बस मुझे इतना ही कहना है, एक आम नागरिक होने के नाते। बाकी तो मुझे पता ही नहीं है वो उनका पॉलिटिक्स है, उनका अपना। ट्वीट किया आपने, मैंने आपका ट्विटर देखा है। नहीं, मैंने जब आप कहते हो ना मुझे पता नहीं, मुझे लगता है फिर वो ट्विटर कौन, हिमांशु चलाते हैं उसे? नहीं, मैं ट्विटर में ही चलाती हूँ। तब तो सारा आपने लिखा है। क्या लिखा है? आपने हिटलर की कहानी लिखी, तानाशाह लिखा। हाँ, तो मैं कह तो रही हूँ। कौन है हिटलर? मोदी जी हिटलर है? चलो, बहुत मुझे लगता है ना, स्पष्टता से पूछ रहा हूँ शुभांकर जी, आप जो एक कदम आगे चल रहे हैं ना। नहीं, मैं आपने एक ट्वीट किया, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा, आपने आपकी ट्वीट। नहीं, आप मुझसे मेरे मुंह से कहलवा रहे हैं कि बताइए मोदी जी हिटलर हैं। नहीं है, और आपको लगता है मैं कह दूं कि यस मोदी जी हिटलर हैं? बताइए। अभी आपको पता है ये चीज जो मैंने बोला ये भी एडिट होके जा सकता है। खैर कोई बात नहीं। ओहो, आपको तो अब अच्छा सा लग रहा है कि यस यस यस, ये तो क्लिप मिल गया। नहीं, देखिए, मैं मुझे जो कहना था मैंने कह दिया है। बाकी मुझे लगता है कि विपक्ष के प्रवक्ता लोग ज्यादा अच्छे से इस चीज को अगर इंडिया में नेहा सिंह राठौड़ को 4-5 चीजें बदलने का मौका मिले, क्या बदलोगे? चलो, सवाल तो सब खड़े करते, कई बार लोग कहते हैं ना कि करोगे क्या? नेहा सिंह राठौड़ क्या 5 चीजें बदलना चाहेंगी अगर उनको प्यार मिलता है, भरोसा मिलता है? प्यार मिलता है, भरोसा मिलता है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि ये जो बेरोजगार प्रदर्शन करते हैं, और हमेशा इनके साथ यही होता रहा है कि पुलिस आती है, 4 डंडा मारती है, 2 दिन में इनका प्रदर्शन और इनका जो क्रांति है, जोश है, वो सब शांत हो जाता है। तो मैं इस चीज को मतलब खत्म करना चाहूंगी कि बेरोजगारों पे। डू यू थिंक नेहा इट्स पॉसिबल? क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं 140 करोड़ की आबादी है, कोशिश तो की ही जा सकती है ना मतलब, शुभांकर जी। और आपको लगता नहीं इसके पीछे भी बहुत सारा काम है, जैसे पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ। हमारे बाप दादाओं ने बहुत मेहनत की है। 5-5, 6, 8 लड़के सबके होते थे। आप तो देखी होंगी ना अपने अगल बगल। हाँ। कितने भाई बहन आपके पापा? मेरे पिताजी तो 2 भाई और 1 बहन है, 3 लोग। 3 मैच्योर्ड है फिर भी। हाँ, 3 लोग। तो उस टाइम तो हमने देखा अड़ोस पड़ोस में किसी के कंपटीशन चलता था कि तुम्हारे यहाँ 5 हुआ, हमारे यहाँ 8 हुआ है। हाँ, वहाँ पे ये कहा जाता था कि जितना हाथ उतना साथ। हाँ, तो नहीं, आपने 4-5 चीजें पूछे। तो एक चली हो गया, बेरोजगारों को आप उनका हक दिला जाते हो। हाँ, दूसरी चीज देखिए क्या है ना कि एक तो सबसे पहली चीज, मुझे आइडिया नहीं है कि जब आप उस पद पे, उस पावर पे जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके इर्द गिर्द, बहुत सारे सलाहकार होते हैं। सिर्फ आप ही नहीं डिसाइड कर रहे होते कि ये मुझे कर देना है, बस ये काम हो गया, ऐसा नहीं होता है। उसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेरे बहुत सारे सलाहकार होंगे। मुझे लगता है कि मैं उनसे पूछूंगी कि बताओ क्या कर दिया जाना चाहिए, कैसे होगा। तो तब का तब देखा जाएगा ना, तब का तब। सोचिए नहीं क्या करना है। नहीं, मैंने बोला था मैं बेरोजगारों के लिए काम करना चाहूंगी, मैं मजदूरों के लिए काम करना चाहूंगी, मैं किसानों के लिए काम करना चाहूंगी, मैं महिलाओं के लिए महिलाओं की शिक्षा पे काम करना चाहूंगी। तो मुझे लगता है कि इन चीजों पे मैं काम करना चाहूंगी। जिस बिहार से आप आते हो, आपका मूल क्योंकि बिहार है, बाकी आपने ट्रेवल किया, बिहार से इतने लोग बाहर क्यों जाते हैं? आप भी बिहार के हो, वहां आके जॉब कर रहे हो या अपना काम कर रहे हो,
पूरे देश में लोग फैले हुए हैं, विदेशों में भी लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, हम्म, जबकि सरकार सारी आ गई, हम्म, ऐसा नहीं किसी को मौका नहीं मिला। मतलब नीतीश हाँ, सबके हाँ, थे हाँ, 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 उनके साथ लोग बदलते रहे, दाएं बाएं, हाँ, कभी कभी उनका दायां हाथ आ गया, कभी बायां हाथ आ गया, हाँ, 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 ऐसी ही सरकार चली। हाँ, 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 तो फिर जब सारी सरकारों को सबको मौका दे दिया बिहार ने, हम्म। तब बिहार क्यों नहीं बदला? देखिए आप जो अभी आपने एक बात कही कि बिहार से लोग बाहर क्यों जाते हैं, बिहार में रोजगार नहीं है। बिहार में रोजगार नहीं है, बिहार में शायद रोजगार नहीं है, इसीलिए अभी मुखर्जी नगर में मैं पहले रहती थी, तो मैंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे गार्ड की नौकरी करने वाले लोग बिहारी, वहाँ पे कुक की नौकरी करने वाले, झाड़ू पोछा करने वाले बिहार के ही लोग हैं, सब्जी तरकारी बेचने वाला ठेला लगा करके बिहार के लोग हैं। मतलब एक चीज़ को लेकर के मुझे कभी-कभी सच में बड़ा रोना आ जाता है कि दूर से बिहार सही अपना बात है। हाँ, गाँव घर छोड़ 12,000, करके 10,000, 8,000, 15,000 के लिए आप आते हो, छुट्टी छपाटी परिवार घर गांव छोड़ के। बट ये मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब सब ट्राई कर लिया बिहार में, हुँ, हुँ, हुँ। इनको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी, हुँ, हुँ। अब जो वहां लड़का पैदा वो कैसे अपनी किस्मत नेताओं की बदले? कभी मंशा नहीं रही महाराज, नेताओं की कभी मंशा नहीं रही, उनकी नीयत ठीक नहीं रही, उनकी नीति ठीक नहीं रही, इसलिए नहीं हुआ रोजगार। इस पे क्या सवाल करना है? मंशा उनकी सही नहीं रही। अदरवाइज ऐसा कैसे हो सकता है कि सब आए, सब चले गए, लेकिन बिहार में गरीबी, मजदूरी और वो बेगारी करने वाली जैसी चीज़ और प्रवासन जैसी चीज़ खत्म नहीं हो रही, क्योंकि उनकी मंशा नहीं सही रही। प्रशांत किशोर कैसे लगते हैं आपको? प्रशांत किशोर इन दिनों काफी ट्रेवल कर रहे हैं और मैंने कई सारे एक्टर्स का इंटरव्यू लिया। मैंने पंकज त्रिपाठी जी का इंटरव्यू लिया, हुँ, हुँ, हुँ। मैंने अभी एक फिल्म आई थी आर्या, उसमें एक एक्टर हैं बिहार के विकास कुमार जी, उनसे बात की। अक्षरा आई थी, उनसे बात की मैंने। और जो थोड़ा सेलिब्रिटी वर्ग में आते हैं, जो टीवी की दुनिया वाले लोग हैं, हुँ, हुँ, हुँ। उनमें जितने से मैं बात कर रहा हूँ, सबने प्रशांत जी को लेकर बड़ी पॉजिटिवनेस दिखाई कि यार वो अच्छी बात कर रहे हैं। वो कहते हैं, मैंने जब उनसे पूछता हूँ कहाँ उम्मीद दिखती है, तो देश से प्रशांत किशोर। मैं कहता हूँ क्यों, तो कहते हैं अभी उनको देख के लग रहा है, उनकी बात सुन के लग रहा है कि बात अच्छी कर रहे हैं। आप तो बिहार से हो, आप कैसे देख रहे हो प्रशांत बस मैं भी वही कहना चाहूँगी कि मैं भी उनसे कभी मिली नहीं हूँ। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हूँ, तो कभी रील्स में दिख जाते हैं, कभी कुछ वीडियोस में दिख जाते हैं, तो हाँ लगता है कि बिहार को लेकर के अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं या उनकी जो सोच है। पर मैं इन बातों पे यकीन नहीं करती हूँ बहुत, क्योंकि बहुत से वादे किए जाते हैं, बहुत सी बातें की जाती हैं। कल को अभी तो हाँ, अगर अभी की बात कर रहे हैं तो हाँ, वो बहुत अच्छी-अच्छी, बहुत पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। बस बट इतना ही मैंने बट देखा। राहुल गांधी भी यकीन नहीं देख के उनको टीवी पे। अरे महाराज, तो आप तो सच में कुछ ना कुछ मेरे मुंह से निकलवा ही लेना चाह रहे। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? आपने कहा ना मैंने उनको देखा था, मुझे उनकी बातें सुनकर मैंने लगा कहा वो कि साफ एक दिल सच्चे इंसान है। वो साफ दिल इंसान हाँ, लगते वही हैं। देख कर लगा आपको साफ कि वो दिल। साफ इंसान है। हाँ, लगे बट वो साफ दिल। प्रशांत जी को देखकर भरोसा नहीं कर सकते हैं। अभी बातें सुन रहे हैं हम। मैंने कब कहा कि भरोसा नहीं कर सकते? मैंने कहा कि हाँ, उनकी बातें सुन करके लगता है कि काफ़ी बिहार को लेकर के वहाँ की समस्याओं को लेकर के काफ़ी ज़्यादा वो पॉजिटिव सोच रखते हैं, या कुछ उन्हें लगता है कि उन पावर में आएँगे तो कुछ कर अभी देख के यही लगता है। ठीक। अब बाकी उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह अब हम सकती। क्लोजिंग पे है। नेहा सिंह राठौड़ की क्या विश लिस्ट है? अगर अगले 2-3 साल की कोई विश लिस्ट हो, जैसे मतलब जैसे मान लो मुझसे कोई पूछे कि क्या करना है, तो मेरा मन है कि घर बनवा दूंगा, हुँ, हुँ, हुँ। बड़ा इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्ट करने वाला बन जाऊंगा। हुँ, हुँ। आपका भी होगा ना कि सांसद बन जाऊंगी, मंत्री बन जाऊंगी, और या कुछ और होगा। कुछ तो होगा ना आपके एम्बिशंस। आपके अपने एम्बिशंस क्या है? बिकॉज पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो आपका है, इसलिए मैं घूम टहल के सीधे बात कर रहा हूँ। मेरा मुझे लगता है कि आगे भी 2-4 साल तक मैं भोजपुरी को लेकर के ही काफ़ी एक्टिव रहना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि जब तक मैं भोजपुरी में से ना अश्लीलता ख़त्म कर देना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ, भोजपुरी से अश्लीलता ख़त्म करना चाहती हूँ। पहला काम तो मैं ये करना चाहती हूँ। कोई इसका सोचा है कैसे कैसे खत्म करना है? देखिए, ये बहुत मुश्किल है और मैं इस लड़ाई में एकदम अकेला चना अपने आप को महसूस कर पा रही हूँ। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने 2-4 लोगों से कॉन्टैक्ट करने की नहीं, कोशिश और भी की। हैं, शारदा सिन्हा जी अच्छा कर रही है, मैथिली ठाकुर। शारदा सिन्हा जी बहुत अच्छा मैथिली किया। मैथिली ठाकुर को हम देखते हैं, वो हमें गाने अच्छे लगते हैं। अभी तो मोदी जी ने अवार्ड भी दिया था। आपको नहीं बुलाया मोदी जी ने अवार्ड नहीं, देने? आपको पता है ये जो कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड हुआ है, हाँ। मुझे नहीं बुलाया गया। कई बार मुझसे लोग सवाल भी करते रहते हैं, कर हाँ। रहे हैं आजकल कि हाँ। आपको नहीं बुलाया नहीं, हमको भी नहीं बुलाया गया था। अच्छा, आपको क्यों नहीं बुलाया गया अब वैसे? यही तो बात सोचिए ना, कुछ तो हमने भी किया होगा। ओहो, मुझे या, लगता है या हो सकता है कुछ हमें कमी हो, ओहो या वो जो कुछ नेता लोग कहते हैं कि हमारी तपस्या में थोड़ी कमी रह गई। देखिए, कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड में नहीं बुलाया जाना ही हाँ, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा पुरस्कार है मेरे लिए। तो फिर अवार्ड हमको ही मानना चाहिए कि हम भी अवार्ड पा आप गए। मान सकते हैं, मेरे लिए तो है ये बहुत बड़ा पुरस्कार है कि मुझे वहां नहीं बुलाया गया। हाँ, तो मैं अपने आप को पुरस्कृत महसूस कर रही हूँ। जब मेरे खिलाफ 4-4 FIR दर्ज होता है तो मैं महसूस करती हूँ कि यस,
इसे मुझे लगता है कि कहीं लेमिनेट करके रख देना चाहिए। ये पुरस्कार है मेरा। एक कॉपी हमारे लिए भी निकलवा देना, हम यहाँ लगवा देंगे। ठीक है कि नहीं मिला, नीचे लोगो लगा देंगे, नहीं मिला कंटेंट क्रिएटर अवार्ड। यस, ऐसे ही कॉन्फिडेंस में रहने का। ये कि आदमी कटोरा लेके थोड़ी जाएगा कि भीख दे दो हमको, पुरस्कार दे दो महाराज। मैथिली तो अच्छा करे ना, मैथिली को तो आप मैथिली ठाकुर जी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि जब मैंने बिहार में मैं उनको बिहार में विधानसभा चुनाव था 2020 से जानती हूँ, जब मैंने बिहार में काबा गाया और मैंने जब बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे उठाए बिहार में काबा के माध्यम से, तो उन्होंने इन मुद्दों को अल्लर बल्लर कहा गीत के माध्यम से और बताया कि बिहार में हई छे, बिहार में हऊ छे, तुम जौन गा रहल रही छे वो सब अल्लर बल्लर छे। सबसे बवाल काटे उन्होंने कहा तो मैं कह रही हूँ कि मैथिली ठाकुर जी के लिए बिहार के बेरोजगार अल्लर बल्लर हैं, बिहार के महंगाई के मुद्दे अल्लर बल्लर हैं। अल्लर बल्लर माने जो नहीं समझ पा रहे होंगे उनको मैं बता दूं, बेकार के मुद्दे जिसपे ध्यान भी नहीं देने की जरूरत है, जो बकवास की बात है। ये कहा था उन्होंने। कोई दोस्त है आपका, मतलब पतिदेव के अलावा और बहुत सारे में जो ऐसे थोड़ा फेमस इंसान हो, थोड़ा सा हमको बताइए ना 4-5 नाम जिसको जानते हो लोग सोशल मीडिया पे। फेमस मतलब जिसको थोड़ा बहुत भी लोग जानते हो, 4 आदमी पहचान सके कि हाँ फलाना आदमी। नहीं वैसे मेरे तो सारे दोस्त अभी दोस्त नहीं बनाई। नहीं वैसे दोस्त मतलब दुश्मन तो बहुत सारा बना भाई महाराज, दुश्मन भी कोई नहीं है, दोस्त भी नहीं है। वैसे दोस्त मेरी है, मेरे साथ पढ़ती थी वो सिंपल। अच्छा चलो जैसे सोशल मीडिया वाले दुश्मनी है, सोशल मीडिया तो कोई फ्रेंड होगा ना कि कोई वहां भी नहीं बना कि हम तुम्हारा रीट्वीट कर देंगे, तुम हमारा कर देना। बिल्कुल नहीं, ये तो काम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं अकेले ही काफी हूँ। बिल्कुल नहीं कि तुम चलो यार तुम मेरा रीट्वीट करो, बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। मैं नहीं कर सकती ये काम, मुझसे नहीं होगा कि मैं चलो मैं तुम्हारा रीट्वीट करती हूँ तुम मेरा कर दो, एकदम नहीं। हाँ नहीं होता है ये मुझे, मैंने कभी नहीं किया। मनोज जी गाना गाए थे अनुराग कश्यप फिल्म में, जिया हो बिहार की लाला। नेहा कश्यप, नेहा सिंह राठौड़ का कोई ऐसा प्लान है कि हम भी गाएंगे बॉलीवुड हॉलीवुड में कोई फिल्म आती है तो? मैंने नेटफ्लिक्स पे एक आई थी, देखा था हाँ तो उसमें किया था। हाँ बिल्कुल बढ़िया लग रही थी साड़ी, वहाँ भी चाची टाइप एकदम लग रही थी मैं। हाँ मौका मिलेगा तो मैं जरूर देखूंगी कि क्या करना है। हाँ मतलब जरूर। नेहा सिंह राठौड़ की कमाई कितनी है, कितना कमा लेती है यूट्यूब? अरे देखिए नून तेल धनिया का खर्चा चल जाता है, बस इतनी ही कमाई होती है यूट्यूब के एडसेंस। गाड़ी वाड़ी नहीं ली हम, कोई महंगी गाड़ी? नहीं महाराज, मैं कह तो रही हूँ कि नून तेल धनिया का खर्चा चल जाता है। या ये डर लग रहा कि पता लगे बता दिए हमारे यहाँ भी छापा पड़। अरे नहीं महाराज, मैं बहुत साधारण परिवार से आती हूँ, भेज दीजिए ना ईडी सीडी को भी, जो भी है वो भी लजा के चले जाएंगे। आलू धनिया मरचा प्याज, आओ महाराज आओ, मैं तो बुला रही हूँ, आओ लेकर के जाओ ये सब। घर मेरा थोड़ा सा कपड़े वपड़े अव्यवस्थित रहते हैं, उसको थोड़ा व्यवस्थित भी करके चले जाइएगा। आइए आप लोग आइए, बहुत सारा काम है मेरे घर पे। अच्छा बताओ दर्शक आपका इंटरव्यू, नेहा सिंह राठौड़ का जो इंटरव्यू है इसे दर्शक क्यों देखे? अब ऐसी बात बोलेंगे तो मैं बोल दूंगी भाई आपकी मर्जी, आप ना देखें। नहीं मैं क्यों देखी, मैं कैसे कह सकती हूँ, तो बड़ी आत्ममुग्धता वाली बात हो गई कि मेरे में तो ये दम है। आप चलो जो आपको नेहा सिंह राठौड़ को पसंद ना पसंद करने वाले, कोई एक लास्ट मैसेज उनके लिए जाते आते दे जाओ। देखिए जो मुझे पसंद करते हैं, बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत जो है आप लोगों से ताकत मिलती है, आत्मविश्वास मिलता है। जो मुझे मेरी आलोचना करते हैं उनका भी स्वागत है, क्योंकि अगर वो मेरी आलोचना नहीं करते तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को मैं इतनी चुनौती की तरह नहीं लेती और इतनी कॉन्फिडेंट। मेरी आलोचना करने वाले लोगों ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंट बना दिया और वो ढीठ बना दिया। मुझे लगता है पहली बार जब मुझे गाली पड़ी तो मैं फेसबुक पे लाइव आके रो रही थी शुभंकर जी, पर अब हजारों गालियाँ पड़ती हैं और मैं बस मुस्कुरा के निकल जाती हूँ। चमड़ी मोटी हो गई? नहीं मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। कमेंट सेक्शन पढ़ते हो अपना? हाँ बिल्कुल पढ़ती हूँ, बिल्कुल पढ़ती हूँ। कभी कभी अच्छा भी लगता है, कभी कभी बुरा भी लगता है कि भाई लोग क्या लिख रहे हैं, प्रभावित भी होती हूँ, ऐसा नहीं है। पर मुझे मोटा मोटी ये पता है कि यहाँ पे कौन क्या कर रहा है। तो मेरे आलोचकों ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत बोल्ड लड़की बना दी है। शायद मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। अगली बार जब हम मिलेंगे तो माननीय बन के मिलेंगे या लोक गायिका से मुलाकात जनता तय करेगी महाराज। बढ़िया, बन गए आप नेता। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा आपका, आपसे बात करके बहुत मजा आया। बहुत सारे सवाल थे हमारे, आपने भी हर सवाल का बेबाकी जवाब दिया। थोड़ा पानी बचा हुआ है, हाँ जरूर जरूर, वो भी हम लास्ट में पियेंगे और साथ में पियेंगे। हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर। थैंक यू थैंक यू शुभंकर जी, अच्छा लगा।